अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। और जुमे के दिन शो का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ। और अच्छी बात यह है कि अपने साथ अपने इर्द गिर्द और लोगों का ख्याल रखें। और आज के दिन स्पेशल मेरा मैसेज ये है कि एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे के लिए जो आप लोग दिलों में बातें रखते हैं, ख्यालात रखते हैं, इससे आप लोगों के जो भी ताल्लुकात होते हैं, आप लोगों की जो भी दोस्तियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, या जो भी आप लोगों के एक दूसरे से वास्ते होते, राब्ते होते, वो ख़राब होते हैं। तो अगर किसी से कोई बात हो गई है, कोई गिला शिकवा है, तो उसको कह के निपटा लें और दिलों पे इतना बोझ ना रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुख्तसर सी होती है और इसमें खुशियाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लानी होती हैं। तो वो दरगुजर करें, लोगों को माफ़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इन तमाम तर बातों से दूर रहें कि किसी ने आपके लिए क्या कहा, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। शो की जाने बढ़ते हैं और शो में आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर है शोएब अख्तर, वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। वॉक भी देखें ज़रा, आप वॉक चेक करें। अच्छा जनाब, ये कर रहे थे ईस्ट रिवर की सैर और वहाँ पर ये कर रहे थे वॉक, लेकिन हसन अली जो हैं वो फलक पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और किस तरह ये फलक पर गए हैं और कौन सी वीडियो है जो वायरल हुई है, ज़रा देखिए। फलक से आ जाएं, वापस ज़मीन पे आ जाएं, और ज़मीन पे जो है वो हो रहे हैं बहुत सारे शूट्स, ईद की तैयारियां, और रमज़ान की आमद है। और ड्रेसेस कलेक्शन में आज हमारे पास है रमशा, और रमशा के शूट जो होते हैं हमेशा बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा जनाब, तो बिना टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं माया अली की जानिब, जिनके जो ड्रेसेस होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, इनका शूट बड़ा ज़बरदस्त होता है। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है ये जो ब्राउन शेड है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये आजकल बड़ा इन है। तो मुझे लगता है कि ईद पे इस दफ़ा ज़्यादातर जो शेड्स है ना वो ब्राउन के आने वाले हैं। बढ़ते हैं हानिया की जानिब, और हानिया जो है बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने शूट किया है। और देखते कि इनके जो कलर हैं या जो ड्रेसेस की थीम है वो क्या है। हानिया जो है बहुत सारे लोगों की फेवरेट हैं, और हानिया का जो ड्रेस था ये बड़ा ज़बरदस्त आज का लेना है कि जी आपने ट्राउज़र भी रेड लेनी है, शर्ट भी रेड लेनी है, और ये बड़ा इन है आजकल। तो सैर व तफरी भी बड़ी इन है, तो आपको लेके चलते हैं हुंजा और सैर कराते हैं आपको हुंजा की। जब हम ऐसे मनाज़र देखते हैं तो डेफ़िनेटली हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत चीज़ें जो है वो हमें अता की हैं। और हमारे पास वाकई हम बड़े लकी हैं जो हमारे पास पाकिस्तान जैसा मुल्क है और इतनी खूबसूरत घूमने की जगह हैं। तो अभी कुछ बात करते हैं ज़ारा नूर की, और ज़ारा नूर के स्टाइल के क्या कहने। जी हाँ, अच्छा जनाब, ये जो इन्होंने स्टाइलिंग की हुई है ना, ज़्यादातर ज़ारा आजकल वेस्टर्न लुक में नज़र आ रही हैं, लेकिन जब ये देसी लुक में होती हैं और साड़ियाँ वगैरह वेयर करती हैं तो बहुत अमेजिंग लगती है। देसी लुक हो गया, वेस्टर्न लुक हो गया, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं टाइटैनिक मूवी। इसका नाम जो है वो सब ने ही सुना होता है, और इसका एक बड़ा सीन था जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, जिसमें वो जो है केट विंसलेट जो होती हैं वो बिल्कुल मतलब तख्ते पे होती हैं, और जो हीरो होता है लियोनार्डो डिकैप्रियो वो बिल्कुल डूब रहा होता है, और आखिरी जो है उनके मोमेंट्स होते हैं। लोगों ने वो बहुत सीन पसंद किया था। ऐसे ही कुछ हुआ दो टर्टल्स के साथ भी, ज़रा देखिए। और देखा कि वो जो उसने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरीके से जो है वो कोई सेफ प्लेस ले ले, लेकिन उसे कामयाब ना हो सका। सो सैड। चले जी, दोबारा से चलते हैं। हमारे पास हानिया की एक और वीडियो है जिसमें ये बड़ी प्यारी लग रही है जनाब। वाकई ब्लैक भी बड़ा इन है, और ब्लैक के ऊपर जो गोल्डन काम है वो भी बड़ा इन है। तो मावरा की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि मावरा क्या कर रही हैं। अब बारी है शुमाइला के टोटके की, कि शुमाइला ने आप लोगों के लिए आज क्या टोटका बताया। तो टोटका आज शुमाइला ने आप लोगों के लिए कोई नहीं बताया, ये टोटका है छोटे बच्चों के लिए। इन्होंने बताया है, हमारी जो टीम मेंबर हैं शुमाइला के, उन्होंने कहा है कि भाई अगर बच्चों के पेट में दर्द हो तो आपने क्या करना है कि अजवाइन और हींग का पानी लेना है, उसको हल्की आंच पर भून लेना है, फिर आधा चम्मच अजवाइन आपने डालना है 1 कप गर्म पानी में, और फिर 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। फिर जो ये नीम गर्म पानी है इसको छान लें आप, और फिर बच्चे को 2 या 1 चम्मच जो है वो ये आप पिलाएं। अच्छा, अगर फिर ये है कि ये जो हींग है इसको पानी में घोलकर बच्चे की नाफ के आसपास भी आप मसाज कर सकते हैं, और ये टोटका जो है वो हाजमे को भी बेहतर बनाता है और पेट में गैस या दर्द को भी कम करता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है जो कि आप इस टोटके के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये रेमेडी करके आपने ज़रूर बताना है हमारी सोशल साइट पर कि ये रेमेडी आपको कैसे लगी। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ कराची जो है अशरफ भाई, वो हमें ज्वाइन करेंगे, और इसके अलावा करेंगे शो में आज ढेर सारी बातें, क्योंकि रमज़ान की आमद भी है। क्योंकि इससे अगले फ्राइडे जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो ऑब्वियसली हम रमज़ान के जुमे में ही होंगे। तो यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद बस वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो टॉप स्टोरीज के डिस्कशन के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ भाई ने हमें ज्वाइन किया और महराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग?
वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, रमजान की आमद है, तो पहले तो मैंने महराज भाई से पूछना है कि महराज भाई ये बताएं, आपने ग्रोसरी वगैरह सब कर ली है, तैयारियां पूरी हैं आपकी, बस 2 या 1 दिन में जो है वो रमजान जो है वो इंशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो आ जाएंगे, तो फिर आपने क्या तैयारियां की हुई हैं? देखिए ये तो बेसिकली काम जो है ख़वातीन का होता है। हाँ, तो उन्होंने तकरीबन अपनी तैयारी तो कर ली है। सही। ग्रोसरी के लिए उसकी होता ही है कि जब रमज़ान आने वाले होते हैं उससे 1 हफ्ते पहले ही जो हाँ। बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा रश मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारी भाई सबको ख़रीदारी करनी होती है। तो रश सुना है कि बहुत था, क्योंकि मैं खुद तो नहीं गया वहाँ पर। अच्छा। लेकिन फैमिली बताती कि बहुत ज़्यादा रश था, और मतलब आम दिनों में अगर वो 1.5-2 घंटे में फारिग होते हैं तो 3 घंटे उनको लग गए। अच्छा। सामान खरीद के उसके बाद उसकी जो बिलिंग में थे उसमें भी लाइनें लगी हुई थी। तो ये जाहिर सी बात है, अभी तो मौका ऐसा है क्योंकि चीज़ें भी एक्स्ट्रा लेनी होती हैं आपने। सही। क्योंकि पकौड़े भी खाने, आपने समोसे भी खाने हैं, 10 किस्म के आइटम और होते हैं, क्रीम भी लेनी है। तो क्या, और ख़ास तौर पे क्या इस्तेमाल होता है वो जो पकौड़े तलने के लिए, क्या किस चीज़ से बनाते हैं? मैदा होता है, हाँ, बिल्कुल बेसन। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। तो लोग जाहिर सी बात है कोशिश करते हैं पूरे महीने की शॉपिंग कर लें, हाँ, ग्रोसरी कर लें, ग्रोसरी कर लें। तो भाई अभी जिसने ग्रोसरी नहीं की है वो कर लें आप जल्दी, क्योंकि वाकई बड़ा रश है। और ग्रोसरी स्टोर्स पे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल बनवाने के लिए आपको इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो सोचे जब आप ग्रोसरी कर रहे थे तब कितना टाइम लगता है। अशरफ भाई से भी पूछ रहे थे, थोड़ा तैयारियां श्यारी कर लिया आपने? जबरदस्त, बस बिल देख के ना मेरी आंखें यूं बाहर आ गई। वो सबका यही हाल है कि बस बिल नहीं देखे बंदा तो ज्यादा बेहतर है। वो एक्स्ट्रा आपको पता है कि खास तौर से तेल वगैरह ये सब ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि जैसे मंथली है तो मेरे मतलब के तो 2 महीने के हिसाब का ले लें, ऑयल वगैरह और दूसरी चीज़ें जो हैं, मसाले जात जो हैं, क्योंकि इस्तेमाल फिर वो रमज़ान में मेहमान भी आते हैं तो डबलिंग हो जाती है। तो इसके लिए एक दफ़ा ही ले लो, कि वो रमज़ान में जाने का भी दिल नहीं करता, फिर रोज़े के बाद हिम्मत भी नहीं होती। अच्छा जनाब, कराची वालों की लेकिन बड़ी हिम्मत है, और हम कराची में रहते हैं तो हमारी हिम्मत इसलिए है कि कोई भी फेस्टिवल हो, हम ट्रैफिक जैम का जो है वो सामना करते हैं, कोई भी इशू हो हमारे पास कोई ना कोई इशू आ ही जाता है। रमज़ान हो तो रमज़ान में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, चोरी चकारियों में इजाफा हो जाता है। वहीं एक और प्रॉब्लम भी है कि रमज़ानों में जो मस्जिदें हैं, सड़कें हैं, ज़ाहिर है लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों का रुख करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, फिर ऑफिस से लोग वापस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनकी रूटीन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ चेंज नहीं होती कराची से, वो है कराची का कचरा, वो है कराची के रोड्स, जो कि हर साल बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर कोई गली है, कोई महल्ला है, वहाँ पर किसी ने कोई तकरीब ऑर्गेनाइज़ की है, रमज़ान के हवाले से कोई तकरीब है, तो आप देखिए कि वो इतने परेशान होते हैं कि वहाँ पर कचरा अगर पिछले साल भी था तो इस साल भी है। पता नहीं क्यों नहीं हमारे कराची से ये कचरा जो है वो साफ़ होता। रमज़ान मुबारक में भी लोगों को इतनी परेशानी होती है कि जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, नमाजों के लिए जा रहे होते हैं, तब भी सड़कों पर जो है वो कचरा पड़ा होता है, और बचते बचाते अपने कपड़ों को बचाते हुए वो जा रहे होते हैं। इसके ऊपर हमारी करस्पॉन्डेंट है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। एक इलाका है जहाँ के रिहायशी इस कचरे की सूरत हाल से बहुत परेशान है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो रिप्रेजेंट करिए पूरे कराची को, कि पूरे कराची में ये सिचुएशन है। ज़रा आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड्स में कचरा है, लोग आमने सामने से यहाँ से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। और यही रमज़ानों में भी सिचुएशन होती है, जब नमाजी गुजर रहे होते हैं, ज़ाहिर उनका वज़ू होता है, और कितनी मुश्किलों से वो इन कचरे वाली जगहों से बच बचा के गुजरते हैं और फिर वो मस्जिदों तक पहुँचते हैं। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी ऐसी महाफिल का इनेकाद किया जाता है जो कि गलियों में, महलों में की जाती है। लेकिन ये कचरा जो है वो कराची के शहरियों के लिए अज़ाब बन गया है, और समझ नहीं आता कि भाई हर साल यही होता है कि शायद इस जगह से कचरा ख़त्म हो जाएगा या कचरा उठा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन दी एंड हम ही लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हम ही लोग सफ़र कर रहे होते हैं। अशरफ भाई, आप ज़रा इस बारे में देखें, बात करें कि ये जो ओवरऑल अभी कराची के शहर का मसला है, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल हो या फिर कचरे की सूरत हाल हो, जो कि तू रहती है कचरा रमज़ान में तो कम से कम शहर की सफाई करवा लें, ख़ास तौर पे कि ये एक ऐसा इवेंट है जो रहमतों का इवेंट है, बरकतों का इवेंट है, इबादतों का इवेंट है। कम से कम शहर कराची पे रमज़ान में तो फोकस कर लिया करें। देखिए सबा, भी एज अ मुस्लिम जो हमारे सबसे बड़ा त्यौहार रमज़ान का महीना, 30 दिन हम रोज़े रखते हैं, और जो सफाई नफ्स ईमान जो हमारा है उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं। 5 वक्त की नमाज़ें लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि आम दिनों में पढ़ें, और रमज़ान में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। फ़जर की नमाज़ हो गई, ज़ोहर की हो गई, असर की हो गई, मगरिब में आप अफ्तारी करते हैं। तो मगर इसके साथ साथ जो सिचुएशन है शहर की, तो आप ये देखें कि कचरा, सीवरेज का पानी, टूटी हुई सड़कें, इवन कि आपने हादसात देखे होंगे कि वो गटर का पानी है, गड़ा भी है, वहाँ से फैमिली जा रही है तो गिर जाते हैं।
मगर किसी को कोई फिक्र नहीं होती है ना, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा होता है। इवन के सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन 7 अजला हैं कराची में, और 7 अजला में हम अपने दफ्तर की बात करें, कॉजवे शहर फैसल से आप बलोच कॉलोनी से कॉजवे के रोड से हैं, ये शॉर्टकट है इंडस्ट्री एरिया का। और यहाँ पे आप देखें जगह जगह पैचेस, थोड़े छोटे से पैचेस बना रहे, यानी कि 10 फीट के 5 फीट के, वो भी नहीं बन रहे। आज तो 4 साल हो गए। मतलब कोई एक वो जो बोलते हैं नहीं, एक वो हमारे नून लीग के हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो हया भी नहीं है ना शर्म है। सही। अब मेन ये है कि अब रमज़ान आ रहा है, तो कचरा आप उठाने की बात करें 7 अजला में, आपको नज़र आएगा साफ़ सुथरा, दिखें पोश एरिया, वो कौन है, क्लिफ्टन डिफेंस, ठीक है, वहाँ आपको पता है तो सारा साल भी आपको कचरा नहीं नजर सख्ती भी होती है, सब कुछ होती है। जहाँ आप थोड़ा सा इधर चले, यानी ब्रिज के इस पार चले गए, ठीक है, पुल के इस पार गए, तो माशाल्लाह से ऐसा लगेगा कि आप कचरेदान में आ गए। जगह जगह आपको डस्टबिन, मतलब जो समझे कचरादान जगह जगह एरिया में। उससे बीमारियां देखें इस कराची शहर में, जो मेन वबाएं जो फैली हुई हैं वो कचरे की वजह से हुई है। कचरा आप सोचें ना कि सड़ जाता है, वहाँ पड़ा रहता है, उसके बाद जो मक्खियाँ होती हैं वो बदबू अलग आती है, फिर उसको जला देते हैं, तो ये बीमारियों का गढ़ है। अब कराची में जो इदारे हैं, मेरा सिर्फ एक फिर प्रपोजल यही है कि जो मुतलका इदारे हैं अगर वो कचरा नहीं उठाते हैं तो रमज़ान में सिटी 21 की तरफ से ये कि हम वो सारे इलाके दिखाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और उस इलाके में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुतलका DCs और तमाम मुतलका अफसरान, उनके खिलाफ जो है मेरी अपील होगी कि वहाँ पे एक्शन होना, उनको मुअत्तल करें। रमज़ान में जब घर में बैठेंगे ना, तनख्वाह नहीं मिलेगी और ईद अच्छी गुजरेगी, तब पूछेंगे कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। देखें, आप जब तक सज़ा नहीं देंगे ना, ये लोग ठीक नहीं होंगे। आप इनके ऊपर सज़ा लगाएं, जुर्माना लगाएं, इनको घर बैठाएं। अगर काम नहीं करते, काम करें, हम भी सलूट करेंगे। सही। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप सज़ा दें, मुअत्तल करें, सस्पेंड करें और इनकी तनख्वाहें रोकें, फिर देखें कैसे काम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कचरा जो है वो कराची में एक ऐसा इशू बन गया है। इनफैक्ट अशरफ भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग भी इस मामले में आगे बढ़ के कोई हिस्सा नहीं लेते। भाई गले में कोई ऐसा कोई कचरा पॉइंट बना हुआ है जिसके कॉर्नर पर बहुत सारे लोग जाके कचरा फेंकते हैं, तो कम से कम महल्ले के लोग ही आवाज़ उठा के जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपनी मदद आपके तहत वो कचरा साफ करा सकते हैं। उस कचरे से बीमार हो रहे हैं, उस कचरे से गुजर के बच के जा रहे हैं, उस कचरे की वजह से जो है इतनी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ा होना मुश्किल हो गई है, बच्चों का जाना मुश्किल हो गया है, जरासीम लग रहे हैं, लेकिन वो कचरा वहीं का वहीं है। कोई उसके बारे में खैर खबर ही नहीं ले रहा कि ये कचरा यहाँ से उठाना है। और फिर रमज़ान का महीना तो ऐसा महीना होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो बाहर निकले होते हैं। एक फेस्टिवल की सूरत हाल होती है, लोग हर लम्हे को जो है वो इस रहमत और बरकत के महीने को हर लम्हे को जी रहे होते हैं। उसमें भी ये हाल है कि रमज़ान में तो स्पेशल सफाई करवा दें शहर की, वो भी नहीं है। देखिए, ये काफ़ी अरसे से कराची शहर में चल रहा है, ख़ासतौर पे ज़िला बस्ती के कुछ इलाके हैं, वहाँ तो आपको 12 महीने जो है वो कचरे, टनों कचरे के जो है ढेर मिलेंगे, सड़कों के साथ मेन रोड पर साइड में पड़े होंगे, गलियाँ भरी हुई हैं कचरे से। अच्छा, पहले तो चले आपने और हमने ये देखा है कि इसी शहर में यही KMC होती थी जी, जब DMCs नहीं बनी थी, CDG होती थी, तो कचरा उस वक्त तो हमें नज़र नहीं आता था, कचरा टाइम पर उठता था, चला भी जाता था। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 10 सालों में थोड़ा सा देखें तो इसमें फिर कचरा उठने का रिवाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। कभी सैनिटरी वर्कर्स की सैलरी के इश्यूज आ जाते थे, कभी उनके एहतजाज का मामला आ जाता था, फिर उसके बाद जो है मुसलसल जब ये इस पर प्रेशर रहा तो एक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया, ठीक है ना, वो एक नया कमेटी डाल दी गई। सही कि भाई पहले एक इदारा था जो तनख्वाह ले रहा है, इस चीज़ के काम कर रहे हैं, उसके लिए अब नया जो है वो चाइना के साथ मिलकर आपने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, एक और बहुत बड़ा बजट उसके लिए भी रख लिया आप। अच्छा, उसके बावजूद भी सफाई और कचरे उठाने का नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। सही। अब किसी डिपार्टमेंट को अगर आप निशाना बनाते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा, तो वो दूसरे पे डाल देते हैं। KMC DMC भी डालती है, DMC जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पे डाल देती है। फाइनली हो ये रहा है भाई कि मैं और आप या हमारे जैसे जो आम लोग हैं जो जहाँ रहते हैं, उन्होंने अफगानियों को जो है वो रख लिया है, उनको हम पैसे दे रहे हैं, भाई खुदा के वास्ते हमारा कचरा आप उठा के ले जाओ, और यकीन करें वो पैसे भी ले रहे हैं, टाइम पर आते भी हैं, कचरा लेके भी जाते हैं, और जहाँ उन्हें डंप करना होता है वो करते हैं। लेकिन जिसका काम है वो करने को तैयार नहीं है। सैनिटरी वर्कर्स, इस हमारी बदनसीबी है इस कराची की, सैनिटरी वर्कर्स के नाम पर जो लोग यहाँ भर्ती हुए हैं उनके ताल्लुक हैं सियासी जमातों से,
वो पोश इलाकों में रहते हैं, कभी सड़क पर नजर नहीं आते, बिल्कुल लो लेवल के लोग होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कॉजवे पर भी ये जो खाना बदोश जिनको हम कहते हैं, ये दूसरे शहरों से आए भिखारी है या मांगने के लिए आए, काम के लिए आए, आपको वो लोग सफाई करते हुए यहाँ नजर आ रहे होते हैं, उनको जैकेट्स पहना देते हैं और डेली वेजेस पर उनसे काम ले रहे हैं। भाई वो लोग कहाँ है जिनको इस नाम पर भर्ती किया गया था, जिनके लिए एक बजट जाता है, जिनके लिए फंड जाता है, जो जब रिटायर होंगे अपने घरों पे बैठे बैठे तो उनके एक बहुत बड़ा अमाउंट भी मिलेगा, वो लोग कहाँ है? ऐसे जो भूत हैं उनको तलाश किया जाए खुदा के वास्ते, और इस कचरे को उठाने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि रमजान का महीना बिल्कुल शुरू होने को है। सब लोग सहरी में भी बाहर निकलेंगे भाई, इफ्तारी में भी बाहर निकलेंगे, अपने काम और कारोबार पे जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए भी बाहर निकलेंगे। इन दिनों में ज्यादा प्रेफर ये करते हैं कि अगर वो नमाज को जा रहे हैं तो वो अगर किसी मस्जिद को जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वॉक करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं कि कितनी भी दूर मस्जिद है तो जाया जाए, वॉक की जाए। एक फील आती है रमजान की, और लोग बाहर होते हैं, सहरियों में भी बाहर होते हैं, मस्जिदों के बाहर रौनक होती है। लेकिन आप देखें कि मस्जिदों के बाहर से भी कचरा नहीं उठाते। मैं हैरान इस बात पर हूं कि कम से कम कोई स्पेशल लोग ही लगा दें रमजान में। ठीक है, आपके 10,000 मसाइल होंगे, लेकिन इन 10,000 मसाइल में से आप कोई स्पेशल टीम क्रिएट कर दें जो रमज़ान में तो लोगों को फैसिलिटेट कर दे, रमज़ान में तो लोग जो हैं वो सुकून से आ सकें, जा सकें। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को रमज़ान में सफाई के मामलात में ज़रूर एक्टिव होना चाहिए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कराची से कचरा कैसे उठेगा, और कराची में कचरे का मसला नहीं है, कराची में तो खड्डे, रोड्स और ये जो खुदाई करने के बाद रोड बनाना भूल जाते हैं, ये एक अलग मसला है। और उसके ऊपर आप जब हर 2-3 महीने बाद एक रोड से गुजर रहे होते तो नए नए खड्डे इन्वेंट हुए हुए होते, पता नहीं कौन लोग गुजरते हैं इनके ऊपर से, या खुद आके पता नहीं कोई खड्डे करके चले जाते हैं कि रोज रोज जो है वो सड़कें बनती रहे। मुझे आज तक ये सड़कों की ना कोई लॉजिक, कुछ सीक्रेट नहीं समझ में आया। जरा ये रिपोर्ट देखिए, हमारी करस्पॉन्डेंट है एक्सा, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते और फिर उसके बाद आप देखिएगा और आप सोचिएगा कि ये खड्डे जो हैं, ये नए नए खड्डे कहाँ से इन्वेंट हो जाते हैं। चलो ये एडिट पे लगा देना रिपोर्ट, अब बातें कर लेती हूँ इनसे खड्डों की। सही है, ठीक है। तो अशरफ भाई, आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में आपने ये खड्डे देखे होंगे, आप खुद कैलकुलेट कर रहे होंगे कि मैं अभी थोड़े दिनों पहले गया था तो ये खड्डे यहाँ तो नहीं थे, लेकिन ये खड्डे आ जाते हैं। ये खड्डे कौन करके जाता है, ये खड्डे कैसे आते हैं, क्या होता है, ये खड्डे कैसे बनते हैं सड़कों पे? ये जादू होते हैं। अब तो ये तो चले टूटी फूटी इलाके, मैं आपको कारसाज बताऊँ। सही, कारसाज की रोड से रोज गुलशन से आता हूँ। कारसाज की मेन रोड जो फास्ट लैंड है, वहाँ से आप आएंगे ना, तो जगह जगह पे छोटे छोटे अचानक से तोड़ दिए। मतलब वो फास्ट ट्रैक है, पता नहीं कौन आया रात को। कल मतलब जैसे मैं आ रहा था वो क्लीन था ना, अब आज आया हूँ तो जगह जगह वो पैचेस नहीं काटे हुए होते, आजकल नया ट्रैक हो गया, रोड को बीच से काट दो और बस वो गाड़ी जा रही। अब आप जा रहे हैं, जोर से गाड़ी लगती तो दिल को दुखता है ना भाई, अब वो गड्ढे में लगे कुछ टूट जाए गाड़ी का, मगर वो अचानक से करके चले गए, ना कुछ लगाते हैं ना कुछ होता है बस। अब जब ये मैं बोल रहा हूँ मेन कारसाज रोड पे ये हो रहा है, तो अंदर गलियों में क्या होगा? अरे भाई गलियों में तो ये सूरत हाल है कि वो गैस की पाइपलाइन, एक तो इतने सदियों बाद जो है वो गैस की पाइपलाइन डालने का ख्याल आ गया। मतलब मैं तो इतना हैरान हो रही थी, मुझे तो लगा, मैंने कहा पता नहीं ये क्यों खुदाई हो रही है गली में, किस बात की खुदाई हो रही है। पता चली गैस की पाइपलाइन डल रही है। मुझे यकीन ही नहीं आया मेराज भाई, मैंने कहा गैस की पाइपलाइन डल रही है, पता नहीं गैस आएगी या गैस नहीं आएगी। नहीं, मैं इसका बताऊं, ये मुझे आइडिया ही नहीं है कि उसमें गैस भी आएगी। पूरे सिंध जो एस3 सदर्न गैस जो है पूरे सिंध में गैस और बलूचिस्तान में देता है। तो कराची की जो रिपोर्ट आई थी वो तकरीबन आप हैरान हो जाएंगी, हजारों की जगह पे पॉइंट से जहां गैस लीकेज हो रही थी। वजह क्या है कि माशाल्लाह कहूंगा मैं कि 50 सालों में जो इलाके कराची तो बढ़ता गया ना, जी। तो 50 सालों में जो डेवलप एरिया हुए तो इन्होंने लोहे के पाइप डाले हुए थे, तो वो कभी रिपेयर ही नहीं हुए। तो लोहे के पाइप किस में थे? मिट्टी में, जमीन के अंदर। तो मिट्टी ने वो लोहे के पाइप को खा लिया, अब वो लीकेज हो रही है। अब क्या कर रहे हैं, पीवीसी पाइप जो मोटे वाले हैं वो डल रहे हैं। अब वो उसके लिए बजटिंग ये सारी चीजें करके, अब जो मुख्तलिफ एरिया को जहाँ पे ज्यादा शिकायत थी क्योंकि गैस लीकेज होती तो प्रेशर नहीं आ रहा था, अभी जब काम होता है तो इनका प्रोसेस होता है कि पहले पूरा जब ये सुई गैस की लाइन डल रही है तो मेरे हिसाब से सीवरेज की लाइन भी डलनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरा कानून या मेरा लॉ ये कहता है कि पानी की लाइन भी डलनी चाहिए। अब ये क्या होगा कि गैस की लाइन डाल देंगे, फिर वो टेंडर चला जाएगा, सड़क का सड़क बना लेंगे, फिर याद आएगा वाटर बोर्ड को भाई पानी की लाइन डालनी थी।
फिर दोबारा खोद देंगे। फिर सीवरेज वाले को याद आएगा कि वो भाई सीवरेज की लाइन डाल दो। एक दफा ये काम होता है। तमाम देखें पूरी दुनिया में होता है वन विंडो ऑपरेशन। आप पंजाब में जाएं, मैं पंजाब की कोई मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे काम कैसे होता है कि वहाँ वन विंडो ऑपरेशन है। ये इतने इदारों के अंदर इदारे नहीं बने हुए। जब आप कोई एक टेंडर डालते हैं तो तमाम मुतलका इदारे उस वक्त बैठते हैं और बोलते हैं यहाँ क्या क्या होना चाहिए, सीवरेज डलना चाहिए, पानी की लाइन डलनी चाहिए, ठीक है, गैस की लाइन डलनी चाहिए। उसके बाद जब ये तीनों काम हो जाएंगे फिर सड़क बनेगी। हमारे यहाँ तो सड़क बन जाएगी। अभी आपका काम जैसे हो रहा है कि सुई गैस का वो लाइन डाल के मिट्टी डाल के ऐसी बिल्कुल चलेगा, लगा के अरे ये तो कुछ भी नहीं है महराज भाई। आप बड़े वाकया सुनाते ना, मैं आपको वाकया सुनाती हूँ। मैं ये सच्चा वाकया और मेरी गली का वाकया मैं आपको सुनाती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं ऑफिस से घर गई और उसके बाद ऑब्वियसली जब आप घर में होते तो अब जरूरी थोड़ी कि आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे। नेक्स्ट डे मैंने बड़े मजे से दरवाजा खोला और मैंने कहा भाई जाहिर सी बात है मुझे ऑफिस जाना है। जब मैंने दरवाजा खोला तो पूरी गली खुदी हुई। मैं हैरान और परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया। मतलब अभी तो कल तो मैं मतलब ऑफिस से घर आई हूँ और फील भी नहीं हुआ, पूरी गली खुदी हुई और उसमें 3 4 6 लोग बाहर निकले हुए। वो इसलिए बाहर निकले हुए कि भाई वो आए और उन्होंने कहा जी ठीक है गली खोदनी। उन्होंने गली खोदी ना, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया कि आपने अपनी गाड़ियां निकालनी है तो निकाल लें। मतलब यहाँ अगर गली खुद गई है और इस तरफ गाड़ी खड़ी है तो वो बंदा अपनी गाड़ी कैसे निकाले, किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, सबकी गाड़ियां खड़ी हुई, अब सब वेट करेंगे जब ये खुदाई होने के बाद जब ये खुदाई बंद हो जाएगी तो वो गाड़ियां निकलेंगी। मतलब हालात ये हैं कि भाई गली खुद गई, लोगों को पता ही नहीं, लोग अपने दरवाजे खोल खोल के देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। अरे भाई क्या चल रहा है। ड्राइवर कह रहा है मैं आऊं कहाँ से, कहीं से जगह ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है कि मैं कहाँ से एंटर हो जाऊं, कहाँ से पिक करूं। ये ऐसे प्लानिंग होती है और ऐसे इंस्टेंट काम होता है। आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। सब कार्टून देखा होगा ना, कभी दिखाते हैं वो कार्टून में सोता है, सुबह उठते पानी में या उधर बैठा है। जैसे आप सुबह उठी तो अब लग रहा है कोई खंडरात में आ गए। बिल्कुल यही सिचुएशन है। महराज भाई बताएंगे। महराज भाई इसका कोई ये बताते नहीं है कि भाई लोगों जरा दरवाजा खोले, हम लोग खुदाई कर रहे हैं, अगर गाड़ियां हैं अपनी तो वो आगे पीछे कर लें, या कोई SOP है कि कल आएंगे हम गली खोदेंगे। आपकी कोई किसी ने कोई तकरीब तो नहीं रखी हुई शाम को, किसी के घर में कोई तकरीब या कोई अरेंजमेंट तो नहीं है। भाई बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि उनके यहाँ कोई इवेंट होता है, अब आपने सुबह गली खोद दी, शाम को माइयों है वो कहाँ जाए। अच्छा देखिए ये कैसी लॉजिक है इन लोगों की। गवर्नमेंट की जानिब से कहीं भी खुदाई शुरू कर देते हैं। कोई भी काम होता है ना, तो पानी की लाइन डल रही हो, गैस की लाइन डल रही हो या सीवरेज का मामला हो, तो इसके लिए बाकायदा एक टेंडर होता है और उसके बाद एक ठेका जो है वो मिलता है। टेंडर जब पास हो जाता है तो ठेका दिया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो कि निजी कॉन्ट्रैक्टर होता है। अच्छा बदनसीबी से हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब ठेका दिया ही 25% 30% मुबैना जो करप्शन करके दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर जो जिसके पास वो जाएगा तो वो जो अगर उसको 100 रुपये का काम है और 75 रुपये उसको मिल रहे हैं तो उन 75 रुपये से वो अपने भी रखेगा तो काम पे भी लगाएगा। तो अब हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का तो कोई निज़ाम है नहीं। ठीक है, सरकार के किसी बंदे ने मुबैना तौर पर 25% लेके ठेका फराहम कर दिया। अब साइट पर जिस इंजीनियर ने आपके जाना है, जिसने ये सब कुछ नोट करना है कि भाई जिस जगह पे जिस गली में आपने खुदाई करनी है उस ज़ेरे ज़मीन में से कितनी चीज़ों की लाइनें जा रही हैं, के इलेक्ट्रिक का क्या जा रहा है, सीवरेज का क्या जा रहा है और पानी का क्या जा रहा है, हर चीज़ का एक तरीकेकार होता है। कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर फिर वो मुताबिका इदारों से जैसे अशरफ भाई ने भी बताया वो राब्ता करते हैं कि भाई देखिए ये एरिया है और ये इसका लेआउट है इलाके का, इसमें आप बता दें तो आसानी हो जाती है। अच्छा अब यहाँ पर एक भाग दौड़ बची हुई है ना कि भाई ये आपको ठेका मिल गया, पेमेंट हम आपको गिरा रहे हैं, अब बस आपने इसको 10 दिन में पूरा करना है। आपको बच्चे खेल रहे हैं, सारी गली में लोग जमा हुए हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो आए और ठकाठक उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी से नहीं पूछना, उनको अपने पैसे से मतलब है और जल्दी काम निपटा के देने से मतलब है ताकि उनको अच्छी आमदनी हो जाए। क्योंकि जब सरकार ने पैसे ले लिए तो उन्होंने कहा हमारा तो पहले हक बनता है, हम तो काम कर रहे हैं, तो फिर वो किसी से भी बेखौफ होकर काम करते हैं। उनको कोई जहमत नहीं उठाते वो कि हम किसी से पूछ लें, पता कर लें, किसी इदारे से पूछ लें, इलाके के लोगों से पूछ लें। उन्होंने अपना काम किया, काम करके छोड़ दिया। ठीक है, अगर दूसरी साइड पे उनकी पेमेंट फंस जाती है तो वो काम वहीं का वहीं रहेगा। जब उनको पेमेंट क्लियर होगी तो उस काम को मुकम्मल करके लेकिन जिस इलाके में जिस एरिया में आप खुदाई कर रहे हैं वहां आप पहले इन्फॉर्म करेंगे ना लोगों को। करना चाहिए, SOP है, तरीकेकार है ना। आप जैसे आपने बताया कि आप जिस गली में रहती हैं, अचानक आपने दरवाजा खोला और आपको पता चला कि गली में खुदाई हुई है, तो आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब उन्होंने SOPs पे अमल नहीं किया। SOPs पे इसलिए अमल नहीं किया कि उनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई इसलिए नहीं कि वो पैसे ले चुका है। बात सीधी सी है, करप्शन की नजर हो चुका है मामला।
करप्शन अब बाकी के पैसे जो उसको अभी मिल गए हैं मोबिलाइजेशन के, उससे उसने खुदाई कर दी, अगली जो पेमेंट उसको अमाउंट आनी है वो अगर नहीं आई उसके पास, तो वो इस काम को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो ये कहना होगा कि मुझे सरकार पैसे देगी तो मैं काम करूंगा। लेकिन अब बात है कि सरकार ही जब करप्ट है, तो आप किस तरह से ये मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि जी हमारा काम या हमारी गली का काम जो है वो टाइम पर और सही हो जाएगा और हमें बता के भी किया जाएगा। हम तो लंदन में रहते हैं भाई, आप ये भी तो सोचे, माशाल्लाह कराची में रहते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। खोलने के बाद याद आ जाता है हम तो कराची में रह रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी पॉसिबल ये सोच के फिर हम सबर भी आ जाता है, सबर भी आ जाता है। मतलब ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि कहीं भी खुदाई करना शुरू कर देते हैं, कोई रोड जैम है, अचानक से आप देखें सुबह जाएं वापसी में आप वहां जाएं, वहां खुदाई हो रही होती है, वो कोई पहले होर्डिंग्स वगैरह कोई नोटिस कुछ नहीं करते, आपके पास भाई आने वाला ट्रैफिक यहाँ ना आए, यहाँ खुदाई हो रही है, वहीं जाएगा सारा ट्रैफिक और पूछ के भी आ रहे होंगे, अच्छा खुदाई हो रही है, अच्छा ये इसलिए जैम है। अरे भाई तो पहले नोटिस लगा के, पहले बता के कोई न्यूज ही चलवा दे कि भाई कल फला जगह यहाँ से यहाँ खुदाई हो रही है, आवाम से गुजारिश है कि वो अपना रूट ये वाला ले ले। नहीं, वहीं जाके पूरा ट्रैफिक जैम करके, ट्रैफिक की लड़ाइयाँ करवा के, सारे मसले वहाँ हल करके एक बंदा जाएगा और वहाँ जो खुदाई कर रहे होंगे से पूछेगा अच्छा भाई कब तक होती रहेगी, अच्छा यहाँ कोई रास्ता नहीं है निकलने का, कोई जगह नहीं है। ये एटीट्यूड है महराज भाई हम लोगों के। ये देखें, मैं यही कह रहा हूँ ना, आपको जहांगीर रोड तो याद होगा, हाँ कितनी दफा खुदा, कितनी दफा बन गया, कोई चीज ना कोई चीज भूल जाते थे। अरे भाई कैसे भूल सकते हैं, और उसके रोड का कितना बुरा हाल था, कैसे भूल सकते हैं। क्या भाई हम वो लाइन डालना भूल गए, हम सेवरेज को चेक करना भूल गए, करोड़ों रुपए आपने उस रोड के ऊपर बर्बाद कर दिया और कोई फायदा नहीं, सही तो बात है। भाई जब तक प्लानिंग नहीं होगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, वॉच नहीं होगा, चेकिंग नहीं होगी, टीम जाएगी सरकार की, काम करेगी, तो ये काम बन सकते हैं। अगर आप किसी को ठेका देने के बाद अपना कमीशन लेके आप अपने घर बैठ जाते हैं, अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं ठंडे कमरे में, तो काम इसी तरह होता रहेगा और काम का बेड़ा गर्क भी इसी तरह होता रहेगा, जो कि अभी हमारे सामने है। बिल्कुल सही। अशरफ भाई, किसी रोड पे अगर खुदाई शुरू करते हैं तो अगर उस रोड पे खुदाई पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले शहरियों को बता दें कि भाई इस तरफ आप ना आए, अपना रूट चेंज कर लें, यहाँ खुदाई हो रही है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, तो ये बेहतर नहीं है कि आप पूरे शहर के लोगों को ज़हनी अज़ियत का शिकार करते हैं। और मज़े की बात ये कि हर बंदा वहाँ जाके देखता है कि हाँ ट्रैफिक जैम में फंस के पूरी डिटेल वहीं से लेके और वहीं से वो अगलों को बता रहे थे हाँ भाई पीछे जाओ यहाँ तो खुदाई हो रही। ये क्या एटीट्यूड है? एग्जाम्पल देते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में रमज़ान में ये काम हो रहा है, सही ठीक है, यहाँ होगा तो अब लोगों को मुतबादिल, तो ये इसमें जो आपका वो तो ट्रैफिक पुलिस वो भी इन्वॉल्व होती है, दीगर महकमे भी होते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, सबसे जो मैंने एक दफ़ा टेंडर देखा तो मैं हैरान रह गया था, और जो मुझे नज़र नहीं आता है ख़ास तौर से कराची में, पंजाब में मुझे नज़र आया, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इस्लामाबाद में नज़र आया, ये कैपिटल टेरिटरी है, वहाँ नज़र आया कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है ना, सड़क बन रही हो कुछ, तो एक आपको कॉशन की एक पट्टी लगाते हैं, सही, फिर कौन लगाते हैं, इसके सारे पैसे उस कॉन्ट्रैक्ट में वो लेता है, कौन लेता है? कॉन्ट्रैक्टर, सही। अब यहाँ पे आप देखें तो अभी मैं बताऊँ गुलशन में मुख्तलिफ जगहों पे फेडरल बी एरिया में काम हो रहा है, हाँ। और इवन के वो हैवी मशीनरी काम कर रही है, लोग आ रहे जा रहे, बाइक पे जा रहे हैं, मशीन यूं चल रही है ना, हाँ। अब वो आप सोचें कि डंपर काम कर रहा है या दूसरी चीज़ें काम कर रही हैं, वहाँ पे अगर वो हैवी मशीनरी जो जिसे उसे क्या कहते हैं उसको, जो मिट्टी निकालता है, शावल, अब वो निकाल के मिट्टी को पूरा ये मूव होता है, अब बाइक पे जा रहा है, लगते लगते बचता है। अब कोई क्वेश्चन होता है, कोई आपकी सेफ्टी का वो होती है, पट्टी होती है, कौन से होते हैं कि इधर नहीं आओ यहाँ काम हो रहा है, ये कुछ भी आप कराची में आपको नज़र नहीं आएगा, वो खुदा ना खास्ता कराची में लगा देंगे, लोग बच जाएंगे ना। अब वो क्या होता है कि उसके लिए जो पैसे हैं वो भी करप्शन में आ जाता है। तो ये जो लोग देते हैं, मेरा ये है कि फिर वही बोलूँगा, ये मुतलका इदारे मौजूद हैं, डीसीज मौजूद हैं, जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम होता है तो जिम्मेदारी होती है डिप्टी कलेक्टर की, वो वहाँ जाके विजिट करता है, वो देखता है, जब उसको माशाल्लाह वो मतलब हमारे ऑफिसर हैं भाई, और हमारे टैक्स के पैसे से ऑफिसर हैं, वो खुद से नहीं है, सही, तो उस एरिया में जाके देखें जो मुआहदे पे या जो एग्रीमेंट किया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रही, तो उसको पहले रोके ना, कोई पूछते नहीं भाई साहब माँ बदौलत भाई वीगो में जा रहे हैं, डाले में कोई नहीं पूछने वाला, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पता नहीं इस शहर में क्या होगा। और अब जो ये रमज़ान आ रहे हैं, मेरी तो आला हुकाम से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप कुछ नहीं कर सकते तो इस शहर में रमज़ान के महीने में कम से कम सफाई सुथराई का स्पेशल इंतज़ाम करवा दें, पानी के लिए लोगों को परेशान ना करें,
और अगर आपकी फोर्स डबल होती है, वर्क फोर्स डबल होती है, तो भाई डबल कर दें, लेकिन रमज़ान में शहरियों को जो है वो ज़रूर सहूलत दें। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो बात करते हैं कि रमज़ान में जो वर्किंग आवर्स होते हैं, चाहे स्कूल के आवर्स होते हैं, जो स्केड्यूल है वो चेंज हो जाता है, और उसमें इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर खबर भी सामने आई कि भाई क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगे, उसी हवाले से बात करेंगे। टाइमिंग्स जो हैं ये अच्छी बात है कि शॉर्ट हो जाते हैं, और इस वजह से जो है लोगों को काफ़ी आसानी भी हो जाती है। और जो जुमे का दिन होता है ऑलमोस्ट उस दिन लोग जो है वो ज़्यादातर घरों में ही होते हैं, या फिर ऑफ़ करना प्रेफर करते हैं, या वाकई उस दिन ऑफ दे दी जाती है, या फिर शॉर्ट डे होता है। ये मुख्तलिफ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या ऑफिसेज़ हैं या दीगर जहाँ जहाँ लोग भी काम करते हैं उनके बारे में बात हो रही है। अच्छा, छुट्टी अगर नहीं होती रमज़ान में किसी की, तो वो डेफिनेटली उन लोगों की नहीं होती जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ पर होते हैं। बाकी लोगों के टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो इस तरह के शोबों से मुंसलिक हैं कि जिनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपने वर्किंग आवर्स जो हैं वो बेशक उनकी शॉर्ट टाइमिंग्स भी हों, लेकिन ज़रूर उनको जाना भी पड़ता है और उनको फिर वो ड्यूटी अपनी अंजाम भी देनी पड़ती है। रमज़ान की टाइमिंग्स के हवाले से महराज भाई कुछ बताएं कि कितने टाइमिंग्स जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, स्कूल्स के तो होते ही हैं, तो बाकी कितने कितने टाइमिंग्स शॉर्ट हो जाते हैं, और ये जो रश होता है, जो ट्रैफिक जैम होता है, ये किन किन टाइमिंग्स पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है रमज़ान में? क्योंकि एक होता है ना कि हर चीज़ के पीक आवर्स होते हैं, तो हमारे शहर में ना ट्रैफिक जैम के भी पीक आवर्स होते हैं और चोरी और डकैती के भी पीक आवर्स होते हैं, तो वो डकैती और चोरी वाले पीक आवर्स भी आपने बताने साथ साथ टाइमिंग्स के साथ। अच्छा, अब देखिए माह रमज़ान जब आता है, जाहिर सी बात है थोड़ी थोड़ी सहूलियात दी जाने लगती है सभी को, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग रोज़ा रखते हैं, तो रोज़े के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर होता है सबके पास। तो सरकारी इदारों में भी तकरीबन जो 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है वो 7 घंटे कम हो 6.5 जाती घंटे है, हो जाती है। मतलब अगर वो 9 to 5 है उनकी जॉब, तो फिर वो उसको 8 से 4 कर देते हैं या 8 से 3 कर देते हैं। इससे उनको भी कुछ रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि उनको जब अपने घरों को जाना हो तो उनको थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसी तरह स्कूलों में भी हमने देखा कि 1 आध घंटे का वो रिलैक्स दे देते हैं, क्योंकि अमूमन बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, तो ये तो खैर हर साल की रूटीन ही है। और दूसरा ये है कि जो सरकारी इदारों में जो लोग काम करते हैं वो तो वैसे ही मतलब हम तो ये समझते हैं मज़े में ही रहते हैं, 8 घंटे भी अगर रहते हैं तो फुल मौज मस्ती में ही रहते हैं, मौज मस्ती तो रहते हैं, लेकिन चले रमज़ान में उनको ज़रा जल्दी छुट्टी मिल जाती है, जल्दी छुट्टी मिल जाती है। और यही हाल प्राइवेट इदारों का भी होता है, ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट है, जैसे हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हमारी भी जो टाइमिंग्स होती है हमें भी कुछ रिलैक्स दे दिया जाता है 1 आध घंटे का। अच्छा, अब जो पीक आवर्स की आपने बात की, देखिए पीक आवर्स जो मॉर्निंग वाले हैं वो तो आपके अपनी जगह पर है, सही, ठीक है ना। यानी कि सुबह जो एक तो 8 बजे वाला जो टाइम है, 7 से 8 के दरमियान का स्कूलिंग का, जब बच्चों के स्कूल आने जाने का, वहीं से उस वक्त पीक आवर शुरू हो जाता है। उसके बाद ऑफिस जाने वाले भी निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहीं 10 बजे तक जाके ना, 9:45 बजे तक थोड़ा नॉर्मल होता है। अच्छा, शाम को अमूमन हमारे यहाँ 5 बजे से पीक आवर शुरू होता है, जो कि 8-9 बजे तक चलता है कराची में। अब जैसे कि रमज़ान अब जाहिर सी बात है आ ही गए, तो अब ये चीज़ें जो है 4 बजे से जो है वो शुरू हो जाएंगी। 4 बजे से पीक आवर शुरू हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि 6:30 पौने 7 के दरमियान में जो है वो रोज़ा खुलेगा। तो अब सबकी ये कोशिश होती है कि भाई वो जो कारोबारी लोग हैं या जिनकी ऑफ हो चुकी है ऑफिस से, कि वो अपने घरों पे जाके इफ्तारी करें। तो उसके लिए फिर वो जाहिर सी बात है सड़कों पे निकलते भी हैं, गाड़ियां भी तेज दौड़ाते हैं। अच्छा, अमूमन हमने ये देखा है कि ये तो रश वाला मामला तो खैर रह गया, इसमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि जब भी ये रोजा खुलने से पहले के 2 घंटे होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। जी जी बिल्कुल। इसमें आप जहां से भी गुजरेंगी सड़क से, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पे नहीं फड्डे झगड़े होते, आप जहां भी मौजूद हो, जिस जगह पर भी मौजूद हो, आप लोग लड़ने के मूड में ही होते हैं, मतलब लोग लड़ ही रहे होते हैं बस। तो कुव्वत बर्दाश्त भी बहुत कम होती है, फिर रोजे में थोड़ा सा बंदा जो है वो गुस्से में आ जाता है, तो उसमें ये होता है कि हमें जगह जगह लोग झगड़ते हुए नजर आते हैं। कहीं तो हाथापाई भी हो रही होती है, कहीं मारधाड़ चल रही होती है, और कहीं सिर्फ जुबानी कलामी जो है वो झगड़ा हो रहा होता है। तो लोग ये भी कोशिश करें कि थोड़ा बर्दाश्त का और तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि जब ट्रैफिक एक साथ निकलेगा, एक साथ सब लोग जाने के लिए निकलेंगे, तो रश भी मिलेगा, परेशानी भी आएगी। तो देखिए सबर का दूसरा नाम है ना रोजा जो है, बिल्कुल सबर का दर्ज देता है ना, सबर का दर्ज तो वो सबर हम पैदा कर लें, और तो इस तरह से हमारे रमजान खैर से गुजर जाएंगे। और जनाब अब आपने बात वही की कि जी डकैती और लूटमार की वारदात, ये कैसे पॉसिबल है कि कराची का नाम आ रहा और चोरी और डकैती की वारदात की बात ना हो रही हो,
और हमारी पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है, हमारी पुलिस जिस तरीके से काम करती है अनथक मेहनत से, मतलब मैं तो हैरान हो गई हूँ कि अगर ये इसी तरीके से काम करते रहे तो कोई भी नहीं बचेगा। सभी तकरीबन जो है ना वो उनके पर्स छिन चुके होंगे, सभी लूट चुके होंगे बस। अच्छा, ये हमारी बदकिस्मती है कराची की, कराची वालों की, कि डकैती और लूटमार का जो अफरियत है वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा। हाँ। उससे जान छुड़ाने के लिए जो भी कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफी साबित तो हो रही पुलिस है। को इस हवाले से कोई मरबूत हिकमत अमली बनाती है कि भाई ये अब रमज़ान आ रहे हैं तो चेक पॉइंट्स भी कोई बढ़ा लें, कुछ चेक एंड बैलेंस ही बढ़ा लें, कुछ कोई काम ही कर ले रमज़ान में, कोई नेकी का ही कोई काम कर लें आवाम की खिदमत करके। इसमें ये होता है, देखिए जैसे रमज़ान आते हैं तो रमज़ान के पहले वीक तक तो ये जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के मामलात होते हैं और जो इफ्तारी के इज्तिमात होते हैं और जो ख़ास तौर पे जो तरावी के इज्तिमात होते हैं उनको कवर किया जाता है कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए। 8-10 रमज़ान के बाद जनाब जो है मार्केट्स जो है वो ओपन हो जाती हैं, तो उस वक्त भी बाकायदा इसके लिए एक सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाता है। और शहर में जाहिर सी बात है बहुत सारी मार्केट्स हैं, मरकज़ी भी हैं, छोटी भी हैं, और बढ़ती ही जा रही है, मेरा ख्याल है बढ़ती जा रही है, मॉल्स की भी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी वो फराम करते हैं। लेकिन बात यह है कि उस सिक्योरिटी फराम करने के बाद एक एरिया तो आपने कवर कर लिया बहुत सारी नफरी लगा के, लेकिन उस एरिया के जो पीछे जो ज़ेली सड़कें, ज़ेली गलियां हैं, वो फिर डाकू जो है उनको इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से गुजरने वाला उनका निशाना बनता है। तो ये बदकिस्मती मैंने इसलिए कही कराची की, कि कराची के साथ नाम जुड़ गया है कत्ल व गारतगरी और डकैती और लूटमार। हालांकि कराची रोशनियों का शहर है और पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों को पाल भी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी रोजी का भी जरिया बना हुआ है। यहाँ से बैठकर लोग गांव में जायदादें बना चुके, यहाँ से बैठकर लोग गांवों से लोगों को बाहर भेज चुके, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि बदनाम कराची इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे लूटमार और जो कत्ल गारतगरी का एक लेबल इसके ऊपर जो चिपक गया है ना, तो हमें मेहनत तो ये करनी है कि ये सारे जो गंदे लेबल्स हैं ये इस कराची पर से हटाए जाएं, जो कि आपके पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत आज भी रखता है, पोर्ट जहाँ पर मौजूद है। तो जब तक ये लेबल्स नहीं हटाएंगे, और इन लेबल्स को हटाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, मतलब एक होना पड़ेगा, एक पेश पे आना पड़ेगा। इसमें विफाक भी, सिंध हुकूमत भी, सिंध हुकूमत के अंडर में काम करने वाली पुलिस भी, और सिंध हुकूमत की इजाजत से काम करने वाले वो कानूनी इदारे जो इस वक्त दम भरते हैं, जिन्होंने अमल कायम किया हुआ है इस कराची में, पिछले हालात बेहतर किए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इस वक्त हमको सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। इसमें ये नहीं है कि जी अगर डाकू है तो पुलिस ही पकड़ेगी, ना, रेंजर्स भी पकड़े। रेंजर्स इस शहर में है, इस शहर से उनकी भी बहुत सारी चीजें वाबस्ता है ना जी, वो भी इस काम में आए बिल्कुल, और उसी तरह मुलजिमान को गिरफ्तार करे, डाकुओं को पकड़े। जब तक ये लोग सब साथ नहीं होंगे, ये डाकू इसी तरह हमारे सरों पर मुसल्लत रहेंगे, पुलिस पैसे लेके छोड़ती रहेगी, ठीक है। तो भाई हम तो ये कहते हैं कि रेंजर्स को खिदमत दी जाए, ठीक है, पुलिस के साथ मिलकर वो काम करें, और ये डकैती और लूटमार वाला जो अफरियत है इसको काबू में करे, ताकि यहाँ के लोग जो बेचारे अब मतलब ऐसे हो गए, हम लोग खौफजदा ही रहते हैं हर वक्त, खौफजदा ही रहते हैं। भाई एक सड़क से निकलते हुए हम खौफजदा हैं, फैमिली के साथ जाते हुए हम खौफजदा हैं, घूमने जाते हुए हम खौफजदा हैं, खाने पीने जाते हुए हम खौफजदा हैं। भिखारी तो फौरन मिल जाता है हमको, डाकू फौरन मिल जाता है, नहीं मिलती तो पुलिस नहीं मिलती। तो मामला है कि इनको बेहतर करने के लिए सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, बिल्कुल एक पेश पे आना पड़ेगा, तब जाके इस कराची पर से ये गंदा लेबल हटेगा। मैं तो ये समझता हूँ। अशरफ भाई, रमज़ान, कराची और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सूरत हाल, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम तो कह कह के थक चुके हैं और अब बस हो चुकी है, क्योंकि अब रमज़ान जो है वो सर पे रमज़ान की आमद है और सिचुएशन जूं की तू है, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई। सबा मेरी अपील है पूरे कराची के शहरियों से, और जो हमारे घर में जो बड़े हैं वो भी ये बोलते हैं, सबसे पहली बात ये जो माफिया है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये सारे जो भिखारी यहाँ पे घूम रहे हैं ना, आप इनको पैसे नहीं दें। पहली चीज़ें देखें, हमने कुरान में हमें खुद क्या कहा है, पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखें, पड़ोस में देखें। इस वक्त मेरी एक अपील है, मेरे अभी आप बात कर रहे थे मेरे दिमाग में, मैंने कहा मैं बोल दूं कि अभी आपको पता है कराची में हादसा से कितने कीमती जानें गई हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ पाँव टूट गए हैं। तो मेरी अपील है कि इस रमज़ान में उन फैमिली को, कराची वालों का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, तो उन घर वालों का सोचें जिनके घर में कमाने वाला चला गया, हादसात में चला गया, तो ये मिलें हर इलाके में, वो मिल के उसके घर का करें। हम भी कोशिश करेंगे, हम सब हाथ बढ़ाएं, ठीक है, मिलें और जाके इनकी खिदमत करें। और जो क्योंकि रमज़ान है और ये अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली बात है, और हम इन लोग के जो, क्योंकि देखें हर कोई जाके भीख नहीं मांग सकता, बहुत मुश्किल काम है। तो अपील है
और क्योंकि वो सोच रहा हूँ कि ना जिसके घर के कमाने वाला चला गया वो कैसे खाना खा रहा होगा, ये सोचें आप। और रमज़ान आप जितनी लोगों की मदद करेंगे अल्लाह उतना राज़ी होगा, आपकी जो नेकियों में इजाफा होगा। तो एक दुआ है कि सब मिलके कराची में जो हादसात में लोग शिकार हुए हैं, जो कीमती जानें चली गई, उनकी फैमिली की सपोर्ट करें। देखें, भिखारी माफिया को सपोर्ट नहीं करें, 1 रुपया नहीं दें। आप किनको दें? जो देखें, मेरे भी रिश्तेदार हैं, तो मेरे एक है कि मेरी बहनें हैं, वो सब हम प्लान करके वो देते हैं, इनको देना। क्योंकि आपको पता है इस हाथ से दो तो उस हाथ को पता ना चले, हम दिखावा नहीं करें, ठीक है। हमारे यहाँ ये है कि आप दे रहे हैं, जो भी आपके आगे पीछे है, मोहल्ले में भी होते हैं। देखें, आप कहीं भी रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है। आपके यहाँ काम करने वाला है, वो बेचारा दिन भर ड्राइवरी का काम कर रहा है, या नीचे वो आप कहते हैं चौकीदार होता है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, सब हैं। आप मदद करें उनकी। तो देखें, वो मेहनत कर रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा है, मगर उसका खर्चा पूरा, किराया के घर में रह रहा है, बीवी बच्चे हैं, उनको राशन चाहिए। आप अगर 1 महीने का राशन डलवा देंगे, आपको कोई अल्लाह और देगा। सही, ठीक है। तो ये हम एक एक करके ट्री बनाए, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते, हम 3 लोग बैठे हुए हैं, यकीनी तौर पे हम लोग के 4-4 लोग जानने वाले होंगे, तो हम 4 लोगों की मदद करेंगे, 4-4 8 4 12 लोग हो जाएंगे। इसी तरीके से हर लोग अगर ये सोच लें हाँ, कि हम 4 लोगों की मदद करेंगे, किस तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ लुटा दें, जो आपकी पावर है उसके हिसाब से आप उनकी मदद करें, लेकिन खास तौर से भिखारियों के पैसे नहीं दें। ये माफिया हैं, ये चोर हैं, ये पूरे आके आपको गाड़ी पे आपको देखे ना, अभी कितनी बार आ गया है कि इनको पकड़ के शहर से बाहर करना। आप कर लें, आप इनको, ये सब मिले हुए, ठीक है। आप ये ऑर्डर, एक मीटिंग होती है, फैसला होता है, भाई इनको शहर से बाहर नहीं नजर आएंगे तो अगर आप करें तो कंप्लेंट सेंटर का नंबर दें, करें उनको कॉल, अगर नहीं आ रहे खड़े रहे वहां पे, इनको पकड़ के लेके जाओ। हमारे यहाँ टाइम नहीं है ना, मसला ये है। वो बड़े मसरूफ हैं, मतलब जहाज बनाना होता है इनको, नासा का काम करना होता है इनको। लेकिन जो शहर को ठीक करने की बात करो ना, तो शहर को गंदा करने के लिए पूरे कराची के लोग मुंह में आप देखा वो फेंकते हुए जा रहे होंगे, घर में फेंकते हैं। मतलब ये कराची शहर सफाई नफ्स ईमान है, रमजान है, और रमजान में सबकी खिदमत करें, नेकियां कमाएं, और उन लोगों के घरों को देखें जिनके यहाँ इस वक्त राशन की जरूरत है। ये है कि आप दुआएं लें, दुआओं में ही मतलब सब कुछ। क्या पता मैं आज हूँ कल ना हूँ, तो इसके लिए जो है दुआ लेनी चाहिए हर किसी की, क्योंकि हमें पल की खबर नहीं है भाई, वो मालिक वो है, उसको राजी करना है। तो उसके लिए हमें ये देखें, ये सिंध गवर्नमेंट या कोई सी गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट सिर्फ काम आएगा वो अल्लाह, वही हमारी मदद करने वाला है। आपकी नेकियां काम आती हैं, और अपनी मदद आपके तहत अगर आप चीजें कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया महराज भाई, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, हमारे शो पर मौजूद थे। और शो में यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कि डिजिटल मार्केट में आपकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या आपकी जो एनालिसिस होते हैं या इसमें डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, वो क्या होती हैं और आप किस तरीके से अपने आप को मनवा सकते हैं, क्या क्या महारतें होती हैं और क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या फील्ड्स होती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फुरकान अजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप अजीम भाई? सलाम है, ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको अच्छे तरीके से पता है मैं कैसी हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, अजीम भाई ये बताएं किस तरह की जो है वो डिजिटल एक्सपीरियंसेस होते हैं और किस तरीके से जो है वो हम इस फील्ड के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। सबसे पहले ये कि डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें लोग ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब इनिशियली स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। हाँ। तो मैं ही कहता हूँ कि हमेशा आप स्टार्ट करें सोशल मीडिया मार्केटिंग से। हाँ। ईजी भी है, आराम से आप कर भी सकते हैं और स्टडी के साथ साथ भी इसको कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ जाती है, जिसमें हम पेड कैंपेन्स और सोशल मीडिया में पोस्ट डालना, रील्स डालना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। हाँ। जब ऐसा ऐसा आपको चीज़ें समझ आ रही हो उसके बाद आप चले जाएं गूगल की तरफ। गूगल में आ जाते हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स के साथ होते हैं SEO, जिसमें आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके किसी की वेबसाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब लोगों को मसला सिर्फ ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम जब पूरा सीखने को जाते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से एक्चुअली क्या करना है। आप एक चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हो ना, जब आप मार्केट में इन होते हो तो आपको ये पता होता है कि इस चीज़ की वैल्यू है या नहीं है। आजकल अभी भी नाउ डेज 2025 में फेसबुक मार्केटिंग की इतनी वैल्यू है कि एक फेसबुक एक्सपर्ट की इतनी हैंडसम सैलरी होती है कि वो नॉर्मली अपनी सारे एक्सपेंसेस बेयर कर सकता है स्टडी के साथ साथ। तो आप हर चीज़ में ना जाएं, शुरू में आप फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम की तरफ जाएं, उसके बाद पहले आप ये देखें आपका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो रहा है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था, जब कोविड आया
तो लोगों को समझ नहीं आई थी कि ये फील्ड, क्योंकि उस वक्त इतने मेंटोरशिप, इतने इंस्टीट्यूट, इतनी यूनिवर्सिटी नहीं थी 2020, 17, 19 में इतना नहीं था। अब तो आपको पता है हर कोई सिखा रहा है, अब तो हर कोई कर रहा है। तो जब स्टार्ट किया तो हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस हुए थे। अब तो एआई का दौर है, अब तो डीप सीक आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, तो अब तो आप उनसे भी हेल्प आउट लेके अपने आप को काफ़ी ईजी यूज कर सकते हैं। काफ़ी एआई के फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप अपने आप कंटेंट और चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो ये चैट जीपीटी और एआई, ये जो कॉन्सेप्ट है, ज़रा बताएं इसको किस तरह यूज़ करना चाहिए और ये इन टेक्नोलॉजी से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, एआई जब से आया ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। जब लेकिन आसान भी हो गई है और फेक भी हो गई है, नहीं? फेक भी हो गई है, और देखें कोई भी चीज़ जो है ना वो फेक बनाना बड़ा आसान हो गया है। एक पर्सन यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसी की आवाज़ में, उसी की शक्ल में हम एआई जनरेटेड एक ह्यूमन कैरेक्टर बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मिसयूज भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना नहीं पता। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि जो सोशल मीडिया है इसका हमारी गैलरी तक का एक्सेस है। सही। मतलब आप किसी चीज के बारे में सिर्फ सोचें, नेक्स्ट डे कुछ वही चीजें स्क्रीन पर पॉपअप हो रही होती हैं। Exactly. ये बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे होते हैं। जरा कुछ ये बताएं कि नई इनोवेटिव चीजें क्या हैं इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं एआई को लेकर? क्योंकि एआई को लेकर हमें ये तो समझ में आ गई कि जी तस्वीर हम अपनी अच्छी बना सकते हैं, किसी चीज को डेवलप कर सकते हैं, एआई के थ्रू दो लोगों को एक साथ बैठा सकते हैं, चीन के साथ आप जापान मिक्स करते सकते हैं और कुछ भी चीजें मिक्स कर सकते हैं। व्हाट इज न्यू? देखिए, नई चीज जो मुझे अच्छी लगती है, जो मैं यूज करता हूँ अक्सर अपने कंटेंट में, अक्सर अपनी चीजों में, वो ये है कि एक पर्सन है जो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता, सही, उसकी वॉइस अच्छी है, हाँ, तो आप एआई में अपनी वॉइस ओवर यूज करके काफी चीजों को बना सकते हैं। राइट। मसलन एक पर्सन सिर्फ अपनी वॉइस ओवर देता है मुझे, हाँ, मैं उस वॉइस ओवर में एक पर्सन को जनरेट करके वीडियोस बनाता हूँ। तो अब सबसे आसान टूल हो गया ना। पहले तो ये कि अपना फेस रिवील करें, आप फोटोजेनिक हैं या नहीं, कितने इश्यूज हैं, फिर लोग बोलते हैं मैं। चलिए, ये तो हो गया ना कि आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। व्हाट इज इनोवेटिव आइडिया ऑफ एआई और चैट जीपीटी जिससे लोग पैसे अर्न कर सकें? अच्छा, पैसे, हाँ। मेन गेम तो ये है जी जी, इट्स ऑल अबाउट मनी, यू नो, कैसे पैसे कमाने हैं। देखिए, पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका जो है वो बहुत इजी है। अब फ्रीलांसिंग में आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ एक सिंपल सा काम ये करें कि आप एक टूल है, वो मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में बताया था, कैनवा। कैनवा टूल पे क्या होता है कि वीडियो भी बन जाती है, पिक्चर्स भी बन जाती है, इमेजेस भी बन जाती हैं। इट्स लाइक दैट ग्राफिक पोस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें टेम्पलेट्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप नीचे वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं। अब अलग से वॉइस ओवर कैसे डालें, वीडियो अगर बन गई, उर्दू में दिखाना या इंग्लिश में दिखाना, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप कैनवा टूल को इस्तेमाल करके किसी भी पर्सन को उसका कंटेंट बना के दे सकते हैं। पर वीडियो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। सही। इसी के साथ जब आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए, आप एनिमेशन की तरफ चले जाएं। इसमें 2D होता है, 3D एनिमेटेड होते हैं, एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं, एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। अगर किसी को यूट्यूब पे काम करना है ना, तो यूट्यूब पे पाकिस्तान में कोई बच्चों का चैनल ऐसा नहीं है जो एनिमेटेड वीडियो बनाता हो। हम जितने चैनल्स देखते हो इंडिया के हैं, जितने बच्चे हमारे देख रहे हो तो इंडिया के, मेड इन पाकिस्तान कोई ऐसा चैनल नहीं है। अगर कोई इस डोमेन को पकड़ लेना, सिर्फ एनिमेशन को या एनिमेटेड वीडियोस को, क्या मैं एनिमेटेड देखूंगा, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस व्यूज जाते हैं आपके। क्यों? क्योंकि हमारा कंपेटिटर कोई नहीं है इन मार्केट। अच्छा, कंपेटिटर हमारे पास पाकिस्तान नहीं है ना, हमारे पास नेबर कंट्री में मौजूद है, हमारे पास बाहर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो आप पायनियर हो जाते हैं उस काम के। इसी तरह आप अगर सिर्फ एक ही सर्विस दें, यूट्यूब थंबनेल, जितने नॉर्मल या बड़े से बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको थंबनेल बनाने के लिए एक पर्सन चाहिए होता है जो कहता है मैं थंबनेल डिजाइन करूंगा। तो कैनवा पे जाके आपको जस्ट सर्च करना है कैनवा टूल पे कि थंबनेल डिजाइंस, उसी पर्सन से रिलेटेड, उसी बंदे के रिलेटेड आप उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब जैसे देखें, थंबनेल में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, तो आपने मीनवाइल वहां पे एक सब टाइटल दिया और आपने थंबनेल की सर्विस देना शुरू कर दी। ये सबसे आसान सर्विस है स्टार्ट करने के लिए फ्रीलांसिंग। इसमें हार्डली 1 से 2 घंटे लगते हैं। उसके साथ साथ जब आप डोमेस्टिक फील्ड में काम कर लें, इससे बाद इंटरनेशनल चले जाएं। इंटरनेशनल में क्या होगा, एक बंदा आपसे कहेगा कि यार मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवानी है, मुझे कैंपेन नहीं लगवानी, तुम मेरे पास एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आ जाओ, तुम मेरे जितने प्लेटफॉर्म्स है ना उसको मैनेज कर लो, मैं तुम्हें रील्स और वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तुम सारे प्लेटफॉर्म्स पे डाल दो। अगर आप मुझे कोई वीडियो प्रोवाइड करें, आप कहें कि मुझे एंड ऑफ द अशरा रमजान के अपलोड करवानी है, तो एक फेसबुक पे ऑप्शन होता है शेड्यूल बनाने का। सही, मैं शेड्यूल बना दूंगा कि 26 मार्च को ये वीडियो अपलोड होनी चाहिए। हाँ, वो स्केड्यूलाइज हो जाती है। तो लोगों को ये चीज नहीं पता, वो मैनुअली कर रहे होते हैं। सही, आपको इंस्टा पे स्टोरी लगवानी है, हाँ, वो शेड्यूल के साथ शेड्यूल बन जाएगा। जस्ट लाइक फेसबुक, मैं यूजुअली फेसबुक पे इसी तरह से चीजें पोस्ट कर रही होती हूँ। उसको कहते हैं बिजनेस सूट।
हाँ। SUITE, बिजनेस सूट। तो बिजनेस सूट पे ये होता है, आप शेड्यूल बनाते हैं, कैंपेन्स के भी बना सकते हैं और पिक्चर्स के भी बना सकते हैं। तो इसको एक कहते हैं- आम बंदा जो घर पे बैठा हुआ है ना अजीम भाई, उसको ना डिजिटल मार्केटिंग की उस तरह से समझ नहीं है। बिल्कुल लाइक ये समझ उसी को होगी जो आईटी से होगा, ये समझ उसी को होगी जिसका फैन पेज होगा। एक नॉर्मल घर में इंस्टाग्राम यूज करने वाला या यूज करने वाली फेसबुक या ट्विटर या लिंक्डइन तो खैर बहुत सारे लोग नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि उसमें दिमाग इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी चीज़ें होती हैं। तो आम लोगों के लिए, सादा लोगों के लिए सादा अल्फाज में ये बताएं कि एक आम लड़की जिसकी फेसबुक है जी, जस्ट फेसबुक है, वो सेलिब्रिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या कर सकती है अपनी फेसबुक के साथ कि वो कुछ पैसे अर्न कर ले? देखिए सबसे पहले तो आपको, क्योंकि ये जो इतनी हम हैवी बातें करते ना, आप ये कर ले, ये कर ले, ये आम लोग जो होते हैं ना इससे रिलेट अपने आप को नहीं कर रहे होते। यकीन ऐसे करें ही है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट अपने आप को कोई भी नहीं कर रहा होगा इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि वो घर में बैठा हुआ है, उसको पता है कि यार अभी मैंने जाना है, मैंने डिश बनानी है, पता नहीं मैंने। ये बताएं कि एक आम खातून वो क्या कर सकती है? देखिए एक सिंपल तरीका ये है कि आप फेसबुक यूज नॉर्मली सभी करते हैं। फेसबुक में ऑप्शन होता है सेटिंग में जाके फेसबुक पेज क्रिएट, ठीक है, आप अपना जाके एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लें, ठीक है, नाम कोई भी दे दें, ठीक है। फेसबुक में ही फेसबुक के अंदर पेज ही क्रिएट करने की एक ऑप्शन होती जी, है, वो मेन्यू में आपने जाके फेसबुक पेज क्रिएट कर न्यू लिया। फेसबुक पेज क्रिएट कर लें। ठीक, आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आप पेड कैंपेन लगाएं, उसमें वो मीडिया पर्सनालिटी नहीं रख जी। सकते, पब्लिक फिगर एक उनके बिल्कुल। पास एक ऑप्शन होता है। आम लोग क्या ऑप्शन लें उस फेसबुक के पेज को उसमें क्रिएट दो ऑप्शन आ रहे होते हैं मीनवाइल, एक आ रहा होता है पर्सनल और एक आ रहा होता है पब्लिक। पब्लिक, तो आपको पब्लिक वाला करना है। पब्लिक वाला पब्लिक वाला क्यों करना है? क्योंकि आप पब्लिक फिगर बन रहे हैं या पब्लिक काम करेंगे, हाँ। ठीक है। जब आप वो करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस ऑलरेडी खुल जाएंगे, कैटेगरी भी आती है फिर उसमें, कैटेगरीज भी आती है। अच्छा ठीक देखिए, है। कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं इनिशियली कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है, कंटेंट ठीक है, क्रिएटर, आपने सिर्फ एक फुल कर दिया, या सम आप डाल सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ, डिजिटल एरा में जो भी है जी जी, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद पेज बनाने के बाद एक चीज होती है आपका बिजनेस नेम। बिजनेस नेम, आप गूगल पे जाएं, वहां लिखें बिजनेस नेम हाँ, 2025 विद एआई, विद एआई, विद एआई। उससे क्या होगा, आपके पास शुरू में 4-5 वेबसाइट खुल जाएंगी गूगल पे, हाँ, वो एआई जनरेटेड आपको 1000+ फ्री ऑफ कॉस्ट उस एआई पेज को जनरेट करके एक आम खातून क्या कर सकती है जिसको सिर्फ सब्जी बनानी आती है या कपड़े सीने आते हैं? मैं उनके लिए आइडिया पूछती हूँ कि वो वहाँ क्या सेल वो करें। अपना एक नाम चूज करें, जैसे हाँ। होम शेफ, लेट्स से सिद्रा नाम हाँ। है, सिद्रा होम शेफ, ठीक है। सिद्रा.com, जो भी अपना जो नाम भी है उन्होंने, अपने हाँ। रिलेटेड भी कर सकते हैं। जब नाम आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा बिजनेस नेम। राइट, आपकी पहचान आपके अपने नाम से नहीं होगी, आपके बिजनेस नेम से होगी, बिजनेस नेम से होगी। बिजनेस नेम से होगी। उसके बाद आप चले जाएं कैनवा पे, ठीक कैनवा है। पे जाके लिखें कवर इमेज एंड लोगो, कवर इमेज एंड लोगो, राइट, फेसबुक पर कवर इमेज आ जाएगा, हाँ। उसके बाद लोगो आ जाएगा। हाँ। तो अब जो नाम आपने चूज किया, लेट्स से सिद्रा शेफ, हाँ। उस नाम से लोगो बना लें अपना, हाँ। और उसके बाद कवर इमेज बना लें। राइट, वो आपको बता देगा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, दोनों चीजें आपकी लग हाँ, गई, एक हो सही। गई बेसिक बुनियाद आपकी कंप्लीट। हाँ। उसके बाद मेन चीज आप करें, अपनी जो कैनवा है उससे एक पोस्ट बना के वो डालें। मतलब पोस्ट क्या होगी कि जैसा आपने बताया कि आप क्या काम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना भाई वो दें, घर में अगर सब्जी बना रही है तो उन्होंने सब्जी की रेसिपी बता थोड़ा दी, इंट्रोडक्शन दे दें, हाँ। कुछ चीजें बता दें। हाँ। उसके बाद यूज करें हैशटैग, हैशटैग, हैशटैग यूज करें अपने रेलेवेंट। जैसे लेट्स से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा फ्रीलांसिंग, हाँ, अर्निंग, Earning, डॉलर्स, इस तरह करके सही, मेरे हैशटैग हैं। ठीक है, हाँ। तो वो हैशटैग से क्या होगा, रेलेवेंट। Relevant। जैसे अगर लेट्स से एक पर्सन होम शेफ है, वो हाँ। खाना अच्छा बनाता है, तो होम शेफ आपने फूड पांडा को टैग कर दिया, रेलेवेंट, यार ये चीज से हाँ, मतलब जो फूड आइटम्स वाले हैं आपने उधर, अगर आप टेलरिंग का काम बिल्कुल। करती हैं तो अगर कोई टेलर है तो वो इस तरीके से अपना पेज बना सकते हैं। जो खाना पका रहे हैं घर में वो होम शेफ के नाम से Exactly। अपना पेज बना सकते हैं। अच्छा, जो बेबी सिटिंग करती हैं बहुत सारी खवातीन, उसकी जो टिप्स होती हैं वो उस हवाले से शेयर कर सकती हैं वहाँ पर कि भाई कि आप किस तरीके से बेबी की जो है वो केयर कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका क्लोथिंग का बिजनेस है वो वो खवातीन वहाँ पर जो है वो अपने कपड़े और अपनी बहुत सारे आइडियाज जो है वो शेयर कर सकती हैं कि भाई वो क्या, अब कोई मेकअप आर्टिस्ट है बिल्कुल। और मेकअप आर्टिस्ट को अपने कोई स्किल्स जो है वो वहाँ पर शो करनी है, मेकअप आर्टिस्ट को बताना है कि मैं ऐसा हेयर डू कर सकता हूँ। Exactly। अगर उसके पास कोई मॉडल नहीं भी है तो वो कोई डमी बिठा के, आजकल होता है कि वो डमी लोगों ने खरीदी होती है मेकअप आर्टिस्ट ने, और वो डमी के ऊपर मुख्तलिफ हेयर स्टाइलिंग जो है वो करके दिखा रही होती है। और ये ट्रायल देने का बेहतरीन तरीका भी होता है, ताकि अगर आपने हेयर डू का ट्रायल देना है तो वो भी पता लग जाता है, और दूसरा वो वहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा होता है कि ये किस तरह की हेयर स्टाइलिंग करती है। रोजाना आप कोई नया जूड़ा, कोई नई स्किल, कोई नई चीज जो है वो अपने फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, देन यू कैन गेट व्यूज एंड देन फिर फेसबुक तो हमारे यहाँ वो मोनेटाइज ही नहीं होता ना अजीम भाई। याद है मैंने आपको पहले भी मैंने अजीम भाई से इससे पहले बहुत दफा पूछा था कि अजीम भाई हमारे पाकिस्तान में तो फेसबुक
मोनेटाइज ही नहीं होता, इसका क्या तरीका है? मैंने आपको क्या सोल्यूशन भी बताया था Solution कि भी बताया था, मोनेटाइजेशन हाँ। की तरफ आप ना जाएं, हम भी बगैर मोनेटाइजेशन के काम कर रहे हैं। हाँ। आप अपने काम को सेल्फ प्रमोशन भी तो कर सकते हैं, Self promotion भी कर ऑर्गेनिक सकते तरीके हैं। से। Organic ऑर्गेनिक तरीके से क्या तरीका है, जिस रेलेवेंट आपने पेज बनाया ना, जी, जी। उससे रेलेवेंट ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, हाँ, आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं चीजें। ऑब्वियसली एक ग्रुप में लेकिन तकरीबन अजीम भाई अब मसला ये ना, मोनेटाइज हो नहीं रहा फेसबुक, अब आपके व्यूज भी अच्छे हैं, फॉलोवर्स भी अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड, फिर उसका अर्निंग्स कैसे करें? अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने काम की सोशल मीडिया मार्केटिंग पे पेड कैंपेन चला सकते हैं, जिसका मतलब होता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड की जो कैंपेन चलती है वो पाकिस्तान में बट आप फिर स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा आपको। नहीं, उसमें मैं आपको तरीका बताता हूँ कि लेट से $1 अभी चल रहा है 280 रुपए का। फेसबुक ये कहता है कि तुम पर डे पेड कैंपेन चला सकते हो 280 रुपए की, जितने का $1 है, ये है मिनिमम। मैक्सिमम पे आप 500, 1000, 2000 जितने भी लगाते हैं, इसको कहते हैं फेसबुक पे आप कर रहे हैं बर्निंग। अच्छा, एक तरीके से आप वहाँ पे जो पैसे हैं वो खर्च कर रहे हैं। जब आप फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करेंगे तो फेसबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको रेलेवेंट लोग लाके देगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, मैसेंजर पे आएगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा कि मैं आई सॉ योर फेसबुक एड, मुझे आप बताएं कि आप क्या सर्विस देती हैं, मैं आपकी सर्विस लेना चाहता हूँ। मिसाल दे देता हूँ, एक बंदा है, अच्छा, यानी फेसबुक पे जो ऑप्शन आ रही होती है लिखी हुई कि एडवर्टाइजमेंट, एग्जैक्टली उसमें पैसे लगाने होते हैं फेसबुक पे जी। अच्छा, और फिर वो आप उसमें अकाउंट नंबर देके वो वहां से कट होते हैं, क्या होता है? आप अपना एक लगाते हैं बैंक अकाउंट। हाँ, बैंक अकाउंट आप इजीली लगा सकते हैं फेसबुक पे जाके। सेफ होता है? सेव होता है। अच्छा, उसका नाम होता है मेटा एड्स मैनेजर। मेटा एड्स मैनेजर, या आई सॉ इट, मैंने ये Meta- ऑप्शन देखा है अपने पेजेस के ऊपर। ओके, मेटा एड्स मैनेजर इज वेरी इजी। उसमें जाके आप अपना कार्ड लगाते हैं, बिलिंग ऑप्शन का एक ऑप्शन होता है, वहां आपने कार्ड लगाया तो फेसबुक का आपका इंटरलिंक हो गया, कार्ड एक्टिव हो गया। जब आप फेसबुक पे बोलेंगे यार मैं पर डे 280 रुपए लगा रहा हूँ, मेरी पर डे कैंपेन है, 3 दिन में अगर आपको रिजल्ट आ रहा हो तो आप कैंपेन कंटिन्यू रखें। देखें, एक जुमला होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जब आप पैसे लगा रहे हो और रिटर्न आपको मिल रहा है तो आप तो कैंपेन चलते रहने दोगे ना, चलते रहने। अगर आपको तो रिटर्न में क्या मिलता है फिर? आपने $1 लगाया, आपको रिटर्न में मिलते हैं क्लाइंट्स, लोग मिलते हैं। अच्छा, एक मेकअप आर्टिस्ट है, होम शेफ, वो हाउस वाइफ है, घर में काम करती है, उनका किसी ने स्क्रॉलिंग करते हुए ऐड देखा, उन्होंने कहा मैंने आपका फेसबुक पे ऐड देखा था, आप घर में वो करती हैं, मेकअप की सर्विस देती हैं, या आप क्लासेस देती हैं मेकअप की, तो मेरी बेटी है वो सीखना चाहती है, मैं आ सकती हूँ? ओके, राइट, लाइक दिस, राइट। तो उन्होंने ऐड देखा तो दे कैन कन्वर्ट। हाँ, सही। तो इस तरह से उनको तो पता चल ये गया। जो घर में बैठी हुई जितनी भी खवातीन है ना, जो समझती हैं कि उनको कोई स्पेशल काम नहीं आता, ये जो आपको खाना पकाना आता है और बहुत मजे का खाना पकाना आता है ना, ट्रस्ट मी, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी रेसिपीज इसी तरह का फेसबुक पेज बनाकर शेयर करें, और अगर आप अपना जो फेस है वो रिवील भी नहीं करना चाहते, तो भी आपके पास ये स्किल्स हैं कि आपको खाना बनाना आता है, आपको कपड़े सीने आते हैं, आपको क्लीनिंग और आपको जो है ना दीगर चीज़ों की सेंस है, आप अपने घर की अच्छी सी कहना चाहिए कि आर्किटेक्चर में आपके अच्छे सेंसेस हैं, आपके पास अच्छे टोटके हैं, आप अच्छा किसी को मशवरा देना जानते हैं, आपकी जो भी कोई स्किल्स हैं वो आप अपने फेसबुक पे अपना फेस रिवील किए बिना ही अप्लाई कर सकते हैं और उन वर्किंग वुमेन्स में शामिल हो सकते हैं जो कि कहलाती है प्रॉपर वर्किंग वुमेन्स। फिर आप डेफिनेटली अर्न भी करेंगे, आपको लोगों से मिलना भी होगा, फिर आपकी मीटिंग्स भी होंगी, लोग आपसे मिलेंगे भी, टाइम भी लेंगे, बात भी करेंगे। बट ये सारा कुछ तब होगा जब आप ये फेसबुक पे जाएं और ये जो इसका पेज क्रिएट करें, पेज क्रिएट करने के बाद उसमें अपने आप को प्रॉपर इंट्रोड्यूस करें। बेशक अगर आप फेस रिवील नहीं करना चाहते, इनफैक्ट अगर आप अपनी आवाज भी रिवील नहीं करना चाहते, तो आप एआई के थ्रू आवाज चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर दोज दे थिंक कि हमें कुछ नहीं आता। तो आप लोगों को वाकई में बहुत कुछ आता है। अजीम भाई हमारे साथ मौजूद है। अजीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो पर आए और बहुत अच्छी अच्छी आपने हमें जो है वो टिप्स दी। तो शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद करेंगे, ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात करेंगे रमज़ान के महीने की। रमज़ान की आमद है और जिस तरह इस महीने में रहमतें बरकतें अल्लाह ताला हम पर नाजिल करते हैं और हमें ये इनामात देते हैं कि हम रोज़े रखें, अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं उससे फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाएं। वही हम ये देखते हैं कि रमज़ान में जो है वो लोग वक्ती तौर पर तो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा साल क्या कुछ कर रहे होते हैं उसका कुछ नहीं पता होता कि पूरा साल उनको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती। पूरा साल ये नमाज़ें, ये दुआएं, ये इबादत, ये सिला रहमी, अफ़ू दरगुज़र, एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल कर चलना शायद ये याद नहीं रहता। लेकिन
आज स्पेसिफिकली हम रमज़ान की बात करेंगे, रमज़ान करीम की बात करेंगे कि जिस महीने में इबादत का महीना है, जो महीना सब्र का महीना है, जो महीना एक दूसरे का साथ देने का महीना है। तो इस पर बात करने के लिए मुफ्ती शहरयार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, रमज़ान की आमद है और जैसे ही रमज़ान आने वाले होते हैं, बिल्कुल एक अंदर से खुशी सी हो रही होती है और इस महीने का इंतज़ार जो है तकरीबन मैं अगर अपनी बात करूँ तो पूरा साल ही रहता है, क्योंकि इस महीने को अगर आप इस महीने की अहमियत पे, इस महीने की ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको ऐसा लगता है कि हर दिन हर लम्हा आप जो है वो रहमतों से गुजर रहे हैं। मतलब जिस महीने में सोना भी, यानी अगर आप सो रहे हैं तो वो भी इबादत के जैसा है। तो फिर आप सोचें कि इस महीने में अल्लाह ताला आपके ऊपर कितनी मेहरबानियाँ और कितनी इनायतें जो है वो लोगों को देता है, और लोग जो है बहुत सारे लोग जो है इसको पता नहीं उन रहमतों को उस तरीके से जो है वो समेट पाते भी हैं या नहीं। इसके बारे में मुफ्ती साहब से जानेंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक करीब है, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उस माह रमज़ान को पाने की, हासिल करने की, उसकी बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या अर्ज़ करें, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जिस तरह माह शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन जी अपने मिंबर मुबारक पे खड़े होकर बड़ा तवील खुतबा दिया। मैं उसमें से चीदा चंद एक बातें अर्ज़ कर दूँ, फिर उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। जी कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अन करीब तुम पर एक ऐसा महीना साया फिगन होने वाला है, ऐसा महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत रहमत रख छोड़ी है। इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। सही। इसके अंदर तुम नफल अदा करोगे तो फ़र्ज़ का सवाब पाओगे, फ़र्ज़ अदा करोगे तो ऐसे जैसे आम दिनों में तुमने 70 फ़र्ज़ अदा किए, यानी एक फ़र्ज़ अदा करने का 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता किया जाएगा। हाँ। ये वो महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने क़याम को, यानी रात की इबादत जिसे हम नमाज तरावी कहते हैं, इसको ततव्वो यानी अपनी सुन्नत बनाया है कि अल्लाह का पसंदीदा अमल है। ये वो महीना है, ये गम गुसारी का महीना है। ये वो महीना है कि मेरे नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम इसी खुतबे में कि अगर किसी ने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया तो उसे उसी रोजेदार जैसा सवाब मिलेगा रोजा रखने का। सही। तो किसी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह हमारे पास तो इतना हर कुछ के पास नहीं होता कि हम बहुत अच्छी इफ्तारी कराएं। तो उन्होंने फरमाया ये सवाब तो उसके लिए जो एक घूंट पानी या दूध या एक खजूर से किसी को इफ्तार करा दे। और फरमाया अगर किसी ने किसी रोजेदार को पेट भर के इफ्तार करा दिया, उसको पेट भर दिया, उसको भूख खत्म कर दी, तो अल्लाह ताला उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ादी, उसको जहन्नम से मुकम्मल आज़ादी अता फरमाएगा। ये मुबारक महीना है, गम गुसारी का महीना है। गम गुसारी क्या है? अगर किसी से पूछो भाई तेरा गम है, पूछने की जरूरत भी नहीं है, बस उसका देख लिया यार ये व्हाइट कॉलर है, मांगता नहीं है, चुप करके उसकी मदद कर दी जाए, चुप करके उसको राशन डाल दिया जाए, चुप करके उसको कैश दे दिया जाए लिफाफे में डाल के। चुप करके कैसे किसी की मदद कर दी जाए जब तक तस्वीरें ना बन जाएं, जब तक जो है वो दूसरों को पता ना चल जाए कि आपने जो है वो किसी की मदद की है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, स्पेशली इस महीने में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते, सेलिब्रिटीज को देखते, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो पहले वो अपना फोटो सेशन करवा रहे होते, पहले जो है वो तस्वीर बना रहे होते। देखें ये महीना एक गैरत जगाने का महीना भी है। हाँ। रोजा एक गैरत वाली इबादत है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पे भी फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार हो जाओ। सही। अच्छा, अब एक मुसलमान है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया ना, अब उसके अंदर आ गई है एक गैरत। अल्लाह की हलाल की हुई चीजें नहीं खानी भाई, फ्रॉम डॉन टू डस्ट, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक नहीं खानी, नहीं खाता। ये क्या है? ये गैरत है, ये ईमानी गैरत है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कटिएगा भी नहीं, हाथ जोड़कर सब अपनी मुसलमान उम्मत कौम से कहता हूं कि हम बदकिस्मती से गैरत के मामले में खाली हैं। हम भूखे प्यासे जरूर रहते हैं, लेकिन हम साइम नहीं होते। हम अस्वामुली व अना उजदा भी, जो हदीस कुदसी है कि कहने वाला ज़बान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की, कह अल्लाह रहा है मैं जो रोज़ेदार है ना उसकी जदा मैं खुद हूँ।
रोजे की जजा मैं खुद हूं, अल्लाह सही। उसकी जजा है। हाँ। तो हमने सिर्फ फाका किया है, सॉरी टू से, हमने जो रोजे की असल गैरत है उसको नहीं पकड़ा। मिसाल देता हूं आपको, एक गोरे की कंपनी में मुसलमान थे, जी। काम करते थे। जी। गोरे ने पूछा, यार तुम लोग रमजान आ रहा है, तुम लोग इसमें क्या करते हो? सही। बोला जी हम इसमें झूठ नहीं बोलते, हम इसके अंदर किसी को गाली नहीं देते, हम झगड़ा नहीं करते, हम धोखा नहीं देते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। बोला अच्छा यार तुम तो बड़े खुश नसीब हो, तुम तो सिर्फ एक महीना ये सब कुछ करते हो, सही। हम तो सारा साल यही करते हैं। हाँ कैसा देखिए। चमाट मारा है, हाँ सही। कैसा थप्पड़ है मुसलमानों के मुंह में सही। कि तुम सिर्फ रमजान, और ये हम असल में सिर्फ जबान की नोक तक कह रहे होते हैं, हम प्रैक्टिकलिटी में ऐसे मुसलमान हैं नहीं। लेकिन इसके बावजूद देखो अल्लाह ताला की रहमत, सही बात। अल्लाह हर बार रमजान दे रहा है, हर साल रमजान दे रहा है। बेशक बेशक। और एक रमजान रात- तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की वाकई कोई नेमत है, कोई अल्लाह का करम है मुसलमानों पे। और यकीन करें ये जो महीना है, इस महीने की अगर आप एक एक लम्हे को आप जिएं और फील करें ना, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें, कितनी बरकतें रखी हैं। अगर आप मुफ्ती साहब सिर्फ इस महीने की आप अगर थोड़े से प्रिंसिपल्स ही देख लेना कि आप अल्लाह के हुक्म से खाना छोड़ देते हैं, फिर जब अल्लाह का हुक्म है तो आप अपना इफ्तार करेंगे, आप खाएंगे, क्या मतलब एक क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉजिक है बिहाइंड दैट कि आप जो है वो पूरा दिन भूखे हैं, प्यासे हैं। शायद आप आम दिनों में भूखे प्यासे नहीं रह सकते, शायद आप किसी के कहने से भूखे प्यासे नहीं रह सकते। कोई आपको कहेगा कि जी आप खाना ना खाएं तो आप बाकायदा कहेंगे भाई क्यों ना खाएं, हमें तो भूख लग रही है, हम बगैर खाना खाए नहीं रह सकते। लेकिन ये अल्लाह और बंदे का एक ऐसा ख़ास राब्ता है जिसमें जो आपका ईमान है ये उसका लिटमस टेस्ट है। आई एम श्योर कि सारे लोग जो हैं इसको फॉलो करते हैं और कोई भी इफ्तार से पहले जो है वो अल्लाह का ये हुक्म नहीं टालता। और कितनी बरकत लगती है कि जब सब एक साथ जो है वो अल्लाह के हुक्म से इफ्तार करते हैं। जब मगरिब की अजान हो रही होती है तो क्या ज़बरदस्ती ये फ़ील होती है। मुफ्ती साहब, हमने क्यों, बहुत सारे लोग जो है वो शायद इस महीने को उस तरह से जी नहीं पाते या इस महीने की अहमियत उस तरह से जान नहीं पाते। आज उन लोगों को बताएं कि ये महीना जो है कितना ख़ास महीना है, कितनी रहमतों, कितनी बरकतों वाला महीना है। देखें, अंदाज़ा लगा लें इससे कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो महीना है जिसके अंदर एक रात ऐसी है कि उसके अंदर तुम एक रात इबादत करोगे ना तो तुम्हें 1000 महीने की इबादतों से ज़्यादा सवाब मिलेगा। बेशक सही। 84 साल 3 माह या 83 साल 4 माह, कुछ इस तरह ये 1000 महीने बनते हैं जी। एक रात अगर इबादत कर ली जाए। जी, जी। और वो एक रात ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही रात है और हमसे वो मिस हो गई तो मिस हो गई, नहीं, ऑप्शंस दिए अल्लाह ने। ऑप्शंस 5 रातें हैं, हाँ 21, 23, 25, 27, 29। ये ताक रातों में तो ढूंढ लो यार। हाँ। इसीलिए किसी बाबा जी से, बुजुर्ग से पूछा था किसी नौजवान ने, हजरत साहब शबे कदर कौन सी है, कौन सी रात शबे कदर? फरमाया बेटा तू जिस रात की कदर कर ले वही शबे कदर है। अरे क्या तू जिस रात शबेदारी कर ले, तू जिस रात कुरान पढ़ ले और उस पर गौर फिक्र कर ले, हाँ। तू जिस रात अल्लाह से अपने जिसे कहते हैं ना मार्फत को हासिल करने की कोशिश करे, अल्लाह को पहचानने की कोशिश कर ले। कहते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। रब को पहचाना। तो जो अपने नफ्स को पहचान गया, यार मैं तो इतना कमीना हूँ, यार मैं तो इतना झूठा हूँ, यार मैं तो इतना दगाबाज हूँ, मैंने तो अपनी बीवी को धोखा दिया, मैंने अपने माशरे को धोखा दिया, मैंने अपने मुसलमान भाई को धोखा दिया, मैंने मिलावट की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो में से नहीं है। अला अला ईमान लिमन ला अहद अला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, कि तुम उसका ईमान नहीं जिसका अहद नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जी हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं? सही। Although we are not practicing Muslims, but that doesn't mean कि हम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं, जो शैतान का मेन हरबा है। सही। वो दिलाता है मायूसी। सही। ओए यार पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर अल्लाह इंसान से और खासतौर पर मुसलमान से मायूस हुआ होता हाँ। तो अल्लाह इस तरह आपको हर साल रमजान ना दे रहा होता। सही। इसका मतलब है अल्लाह चाहता है कि तुम आ जाओ मेरी तरफ। तो बस जैसी तैसी कोशिश करके अल्लाह की तरफ स्ट्रगल, सफर जारी रहना चाहिए। हाँ। जैसे भी हम रोजे रख रहे हैं, जैसे भी हम नमाजें पढ़ रहे हैं, ट्राई टू मेक इट ब्यूटीफुल, ट्राई टू मेक इट ऐसा बनाना चाहिए रोजे को जैसी उसकी डिमांड है, जैसी उसकी अल्लाह से डिमांड है। डरो जैसा उसका हक है ना, इसी तरह रोजा रखो जैसा उसका हक है, उसका हक है। हाँ। नमाज पढ़ो जैसा उसका हक है, हाँ। दुआ मांगो जैसा उसका हक है। हाँ। हम ये हक नहीं अदा कर रहे होते।
सही। इस हक को पहचानने की जरूरत है। इसीलिए हमारे यहाँ सेलिब्रेशन ज्यादा होती हैं। इफ्तार पार्टी, उसने इफ्तार पार्टी रख दी, उसने इफ्तार पार्टी रख दी, उसने सहरी पार्टी रख दी। अरे भाई रखो, मैं मना नहीं करता, बट तुमने जितनी इफ्तार पार्टी के अंदर जाया करना है ना पैसा, यार ये सब खाते पीते लोग हैं। सही। हमारा एक रोना पता मेरा क्या है, असी भरिया होया नू ही भरने हैं, यानी हम भरे हुओं को भर रहे होते हैं। हाँ। ओ भाई उसके घर में खाना पीना बहुत है, उधर जाओ जिधर खाना पीना नहीं है। हाँ। जो सहरी के लिए उसके पास नहीं है, सहरी खाने के लिए, उसके बाद इफ्तार करने के लिए खजूर नहीं है, व्हाई नॉट वी गो एंड हेल्प दोज पीपल। हम उनके हाथ दस्तों बाजू बने ना कि हम भरे हुओं को भरते रहे। और जिसने एक रोजेदार को इफ्तार करा दिया और पेट भर के खिला दिया, वो तो जन्नम से आजाद हो गया। अब इससे बड़ी और क्या खुशखबरी चाहिए। सही बात है कि इससे बड़ी और क्या खुशखबरी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोगों का इस तरह से होता है कि वो रमज़ान में तो फिर भी प्रैक्टिस करते हैं इन तमाम तर चीज़ों की, कि ऑब्वियसली वो रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, या फिर बाकी उनके अंदर एक चेंज आ जाता है, मगर आफ्टर सम टाइम जब ये महीना गुजर जाता है तो उसके बाद फिर देखते हैं कि फिर वो लोग उसी रविश पे निकल पड़ते, फिर वो लोग उसी रविश पे जो है वो चल पड़ते। ये ज़रा बताएं कि ये कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रखी जाती लोगों से, क्या इशू होता है, या वाकई ये बात सही है जो लोग कहते हैं ना कि जब रमज़ान का महीना गुजर जाता है और वापस वो अपनी पुरानी वाली रविश पर आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, रमज़ान के महीने में क्योंकि शैतान बंद होता है ना, तो इसलिए जो है वो सारी चीज़ें वो ठीक से हो जाती हैं। तो ज़रा ये बताएं। हाँ, शैतान बंद तो होता है, हाँ, बिल्कुल क्योंकि बंद हदीस होता है। मुबारका में उसका इनकार हाँ, नहीं किया जा हाँ। सकता। मैं कल देख रहा था एक सोशल मीडिया पे, मेरे पास अचानक आया कि एक ऐसा ऐप आ गया है जो आपके 5 साल पुरानी तक डिलीट शुदा तस्वीरें, वीडियो, यानी जो भी आपका डेटा था 5 साल पहले आपने डिलीट कर दिया था, वो आप डाउनलोड कर लो तो आपका वो पुराना सारा डेटा आप रिट्रीव कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। राइट, सही। लेकिन देखो अल्लाह का जो सिस्टम है ना, बहुत पावरफुल है। हाँ, हमने जो जो अमल किए हैं सही। वो हमारे सब रिकॉर्डेड है। नेक अमल किए ना, हाँ। अल्लाह खैरत वाला है। हाँ। वो हमारा कोई अमल जाया नहीं करता। सही। अगर गुनाह किया हुआ है और तौबा कर लिया ना, हाँ। रमजानों में तौबा कर लिया, जी। पिछले सारे गुनाह माफ, सब डिलीट कर दो भाई। सही। अब वो रिट्रीव नहीं होंगे, रिट्रीव अल्लाह माफ करने वाला है। हाँ, अच्छा जी, आपने नेकियां की हैं, जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं नेकी लिख लो इसका, अब ये डिलीट नहीं करना है। जी। भले गुनाह कर रहे हो, उससे नेकी नहीं मिटेगी आपकी। हाँ। लेकिन नेकी में ये ताकत रखी अल्लाह ने, हाँ। कि अगर तुम नेकी करोगे तो तुम्हारे गुनाह अल्लाह ऑटोमेटिकली माफ कर देगा। सगीरा गुनाह बगैर नेकी, यानी तौबा किए भी माफ हो जाते हैं नेकियां करने से। हाँ। जैसे नबी ने फरमाया, तुम अगर जोर की नमाज पढ़ते हो तो फजर से जोर तक के गुनाह माफ, असर पड़ी तो जोर असर के दरमियान के गुनाह माफ। माफी नहीं मांगी, ये सगीरा गुनाह, छोटे मोटे गुनाह सारे ऐसे ही माफ हो जाते हैं नेकियों से। लेकिन गुनाह हमारे नेकियों को नहीं काटता, ना डिलीट करता है। ये भी अल्लाह की एक रहमत है। तो आपने कहा कि भाई हम रमजान के बाद फौरन ही चले जाते हैं ब्यूटी सैलून्स पे, लड़कों ने जो दाढ़ियां रखी होती हैं फौरन जाके शेव वगैरह कर जी, लेते हैं, हाँ। बाल और टोपियां हमा में उतर जाते हैं जी। और फिर वही अपनी अयाशियों में लग जाते हैं। शैतान कहता है यार तुमने किया ना बच्चू, हाँ। आओ हुण तानू दसना है। हाँ। वो सारी हमारी इबादत मलिया मेट करना चाहता है लेकिन होती नहीं है। हाँ। वो इबादतें जाया नहीं होती। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी इबादतें बात, जाया नहीं होती, हाँ। वो सारी आपकी रिस्टोर हैं। रिस्टोर कल है। बख्शिश का जरिया वो आपकी बनेंगी। सेव है और कल बख्शिश का जरिया बन सकती हैं और बनेंगी भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, शैतान आजाद हुआ ना, उसका इस्तकबाल ना करो। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो खुला हुआ दुश्मन है। थोड़ी सी मैंने अर्ज किया ना शुरू में, गैरत हमें अपने अंदर, रमजान रोजा हमें गैरत दिलाता है। अल्लाह ताला कितना गैरत वाला है कि वो हमें बार बार दे रहा है चांस तौबा करने का, बार बार दे रहा है चांस अपनी तरफ आने का, बार बार दे रहा है चांस तुम थोड़ी सी नेकी करो, यानी नफल पढ़ो, फर्जों का सवाब दूंगा भाई। हाँ। ये रहमत नहीं तो और क्या है। रहमत नहीं एक ही रात इबादत कर लो, 1000 रातों की इबादत को सवाब दे दूंगा। ये अल्लाह ताला की अपने बंदे से मोहब्बत नहीं तो और क्या है। क्या है? अब बंदे को भी तो चाहिए ना कुछ तो गैरत करे। हाँ। या अल्लाह माफ कर दे। हाँ। तू मेरा रब है तो बस तू मेरा यार। वो कहते हैं ना, जे तू मनाना, जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना। हाँ। रब मन जाता यार नू मनाना औखा है। वो एक कवाली है बारा जी, हाँ। कि रब को मनाना बहुत आसान है। आंसू का एक कतरा, हदीस सुन लीजिए, जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ से मक्खी के सर के बराबर, कितना बड़ा होता है मक्खी का सर, मैं कहूँ वो पिन के टॉप के जितना भी नहीं होता, मक्खी के सर के बराबर जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकला, हाँ। अल्लाह ताला उसके जिस्म पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। और ये डरना वो नहीं है, हाँ। ओ जी ये पुलिस वाला आएगा पकड़ लेगा, डर देगा, जेल में डाल देगा, 7 साल की सजा हो जाएगी। नहीं, ये वो वाला खौफ है जो उम्मीद के साथ है। माँ के पास जाता है ना बंदा,
मगर तेरी मैं टंग तोड़ती हूँ। हाँ। तोड़ती है वो? नहीं तोड़ती। नहीं। हाँ। कितना ही बच्चे ने गुनाह किया हो, उसकी नाफरमानी की हो, जरा उसको कुछ होता है, हाय मेरा बच्चा। हाँ। कैसे? ये एक माँ का मोहब्बत है। हाँ। वो 70 माँ से ज्यादा प्यार करने 70 माँ से वाला है। ज्यादा तो ये उससे मोहब्बत वाले, या अल्लाह तू माफ कर दे, परवरदिगार माफ कर दे, और रो जाए। हाँ। या अल्लाह तूने माफी का ऐलान किया हुआ है, तू माफ करेगा, पता है, बस सही। इस यकीन को मुस्तहकम करना है कि उसने माफ करना है। सही। चलें जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। तो रमज़ान की आमद है और इसकी बरकतों के हवाले से मुफ्ती शहरयार साहब से बात कर रहे हैं, और बस यही बात हो रही है कि अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए तो अल्लाह राज़ी, तो फिर पूरी दुनिया राज़ी हो जाती है। मुफ्ती साहब, इस महीने में क्या इबादत जो है वो उनका मामूल होना चाहिए, किस तरीके से लोगों को नमाज के अलावा, कुरान शरीफ पढ़ने के अलावा, और क्या जो है वो तस्बीहात वगैरह पढ़नी चाहिए? देखिए, तस्बीहात तो सबसे बेहतरीन तस्बीह तो हुजूर ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बेहतरीन जिक्र है। सही। अल्लाह की पाकी बयान करना, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तस्बीह फारमी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हर नमाज के बाद 33 बार ये ज़रूर पढ़ लिया करे। इसके अलावा जो मेन इबादत है ना, चूँकि अल्लाह तबारक तआला ने यही फरमाया है कि हमने कुरान मजीद को इसी माह में, यानी रमज़ान मुबारक में नाजिल करना शुरू किया था। सही। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कुरान मजीद को पढ़ना तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, समझ के पढ़ना। बल्ले पूरा कुरान आप ना ख़त्म करें। अच्छा। आप पूरे रमज़ान में एक सिपारा पढ़ लें, आधा सिपारा पढ़ लें, अरे पूरे रमज़ान में सिर्फ एक रुकू पढ़ लें, लेकिन तर्जुमा के साथ, तफसीर के साथ उसको समझ लें, और जो समझ में आ गया ना, तो बस वही आपकी इबादत कबूल है और उसी में नजात है। या अल्लाह क्या मांगना है, क्यों पढ़ रहा हूँ, तुझे राजी करने के लिए तो पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं है, तू अलीमुल खबीर है, और मैं तो तुझसे तेरी रजा चाहता हूँ, तेरी बख्शिश चाहता हूँ, तेरी मगफिरत चाहता हूँ। ये जो तूने कुरान दिया है इसे पढ़कर समझना चाहता हूँ, समझ रहा हूँ, तो मौला अजर दे ना। अल्लाह देता है, अल्लाह मना नहीं करता, अल्लाह तो बांटता है, लेने वाला नहीं बन रहे हम। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ओह, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब जितनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, और कि अल्लाह ताला तो कहते हैं कि आओ कोई है मुझसे मांगने वाला, आओ कोई है मुझसे मगफिरत मांगने वाला, आओ कोई है मुझसे तलब करने वाला। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत सारे इस तरह की रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं रोज़े के हवाले से भी, कि लोग जो है वो उस हवाले से कई सारे सवालात भी कर रहे होते हैं और कई सारी बातें भी सामने आ रही होती हैं। वहीं मीनवाइल हम ये भी देख रहे होते हैं कि लोग इसी महीने में मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस जैसी जो चीज़ें हैं वो हो रही होती हैं, और वही लोग जो मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं वो रोज़े की हालत में मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं वो रोज़े की हालत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम कि कम से कम जहाँ इस महीने में हम अल्लाह की रहमतों बरकतों से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने की कोशिश करते हैं, कि क्योंकि इस महीने में हम ज़्यादातर जो है वो इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उस महीने में भी कुछ लोग जो हैं वो इस तरह कर रहे होते हैं। वो एक मीम बनी थी ना, पिछले साल चली थी रमज़ान से पहले, ओ वो आ रहा है साथ में वो भी आ रही है, हाँ। वो आ रहा है साथ में वो भी आ रही है, लोग परेशान थे, आखिर में पता चला ओह रमजान आ रहा है, साथ में मुनाफाखोरी, महंगाई, लोगों के साथ दगाबाजी करना वो भी आ रही है। हाँ। एक आदमी कह रहा है ओ भाई जल्दी कर, 5 रुपए वाली चीज 50 रुपए में लेना, ले नहीं कर, नहीं तो मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने, मेरी जमात छूट रही है, तेरी ये नमाज तुझे फायदा देगी? मुसलमानों को छोड़िए, इंसानों को, इंसानों को खैरुन्नास मन यनफउन्नास, हुजूर की हदीस, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो। अब हम लोगों के लिए नफा बख्श हो रहे हैं, हम लोगों के लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं। नुकसान इसे माह रमजान में जिसने महंगाई की, आप देख लो यार, बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, बैरून मुमालिक में रमजान करीम लिख के ना लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने अपने स्टोरों पे लिखा है फॉर मुस्लिम 50% डिस्काउंट ऑन एवरी हलाल आइटम, और हम मुसलमान कंट्री, सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर बैठ के हर चीज शॉर्ट कर रहे हैं। आपने देखा नहीं अभी 2 दिन के लिए क्या हुआ, शब बारात पे लोगों ने रोजे रखे 14-15 शबान को, खरबूजा जो कल तक 80 रुपए किलो बिक रहा था 200 रुपए किलो हो गया। हाँ बिल्कुल, फूलों की पत्तियां महंगी हो गई,
फूलों की पत्तियां जो अपने प्यारों की कब्रिस्तानों पे डालने वाली लेके थी। जा रहे थे लोग, वो महंगी कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर हम कहते हैं जी पता नहीं रब साड़ी सुनता नहीं, सुनता है वो, कबूल नहीं करता। और इस पे भी उसने अजर रखा हुआ है कि अगर मैं तुम्हारी कबूल नहीं कर रहा ना, और तुम अगर उस पे सब्र कर रहे हो, जो हम करते नहीं है, अगर तुम उस पे सब्र कर रहे हो, तो नबी ने बताया क्या फरमाया, कल क़यामत के दिन बंदा आएगा, उसके साथ फरिश्ते ना पहाड़ खींच के ला रहे हैं नेकियों के। अल्लाह फरमाएगा ये तेरी हैं। या अल्लाह ये तो नेकियां मैंने की नहीं, ये कौन सी नेकियां? फरमाया दुनिया में दुआ करता था, या अल्लाह करता था, कबूल नहीं होती थी, नहीं होती थी, सब्र करता था, तो ये उसका अजर है। फिर बंदा कहेगा या अल्लाह काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। हाय, ये कितनी नेमतें हैं। देखिए कि अल्लाह ताला ने जो है वो आप जो मांग रहे हैं और वो मीनवाइल अगर कबूल नहीं भी होता तो उसके ऊपर भी जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला ने नेकियां ही नेकियां जो है वो लिखी हुई हैं। और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो सिला रहमी करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दूसरों के लिए ऐसा बनाएं कि आपकी ज़ात से लोग फ़ायदा ही उठाएं, आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। ये दुआ अल्लाह ताला से आपको करनी चाहिए कि आपकी ज़ात से कभी किसी को नुकसान ना पहुँचे। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरह से अब ये होता है कि बिल्कुल अब रमज़ान की आमद है और बहुत सारे घरों में जाहिर सी बात है हर तरह से तैयारियां हो रही होती है, सफाइयाँ हो रही होती हैं, नमाज का बाकायदा तौर पर एहतमाम हो रहा होता है और सारा कुछ जो है वो एक चल रहा होता है, क्योंकि एक तरह का इतना बड़ा महीना जिसका पूरा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से तैयारियाँ चल रही होती हैं। ये बताएं कि इस महीने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? क्या एक होता है ना कि जी नेकी करें, मगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी नेकी में हम इफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ज़रा थोड़ा सा बताएं कि हमें क्या चीज़ें जो है वो इस महीने में इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, क्या चीज़ों की जो है वो तादाद बढ़ा देनी चाहिए ताकि उससे हमें फ़ायदा हो, हमें हमारी नेकियां बढ़ें। देखिए हमारे यहाँ जो मैं बर्रे सगीर पाको हिंद की बात करता हूँ, बल्कि जहाँ पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी पहुँचे हुए ना, उन सब ने रमज़ान का मतलब सिर्फ और सिर्फ खाना पीना सहरी अफ्तारी को बनाया हुआ है जी। पकोड़े, समोसे, रोल, जलेबी, चाट, दही बल्ले, पता नहीं क्या क्या, हाँ। और पराठे रात को, और उसके साथ ये और वो सहरी में दे इतना खाते हैं कि अल्लाह मान व रफ़ीक। सही। रमज़ान का आना हमारे माशरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ दस्तरखान को बढ़ाना, रमज़ान का आना सिर्फ दस्तरखान को बढ़ाना, हमारा मकसद सिर्फ एक होता है। हम खा तो रोज़ा तो रखे होते हैं, हाँ। लेकिन उसका जो सही एसेंस, उसका हाँ। निचोड़ हासिल होना होता है ना। जो एक जापानी डॉक्टर ने भी कहा था, मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। क्या? फास्टिंग। 8 से 10 घंटे आप साल में कुछ दिन जरूर 8 से 10 घंटे का फास्टिंग किया करो। हाँ, अब हमारा क्या मकसद है? हम सिर्फ वो जो 10, 12, 11 घंटे का हमारा रोजा होता है ना, हम उसको बस किसी तरह बस ज्यादा खा पी के वो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर हल्का होना चाहिए था, हम उसके ऊपर मजीद बोझ डालते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इबादत की कसरत, यानी सदका खैरात इसमें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर मिलता है 70 टाइम्स। हाँ, अच्छा। 1 रुपए की जगह 70 रुपए। इस रमजान में आपने 1 रुपया सदका किया, 70 रुपए सदका करने का सवाब। एक सदके का यह फायदा है कि जमीनी आसमानी आफतें 70 बलाओं को टालता है एक सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये 70 गुना मल्टीप्लाई करने तो कितना हो गया? तो मतलब कहने का इसमें सदका खैरात ज्यादा करें, लोगों की मदद करें, लेकिन ऐसे करें कि सीधे हाथ से करें तो उल्टे हाथ को पता ना हो। सही। दूसरी, खाने पीने का जितना हो सके एतदाल रखें, एतदाल ही रखें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर से ये फासिद टॉक्सिक्स वगैरह निकले और हम बाकी स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं। बाकी जो रमजानों के बाद हम ज्यादा ही मोटे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, रमजान में लोग बहुत ज्यादा खा पी रहे होते हैं और वो यही होता है कि ठीक है इफ्तार हो गया और उसके बाद फिर थ्रू आउट जो है वो सहरी तक लोग जो है वो अपना खाना पीना कंटिन्यू करते हैं और उसमें उनकी जो वो हेल्थ है उस पर ये असर होता है कि वो ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं और फिर उस हवाले से बाद में फिर उनको ये होता है कि जी हमें ये अब अपना वेट कम करना है। तो रमज़ान में अगर आप एतदाल के साथ हर चीज़ को मियाना रवि के साथ जो है वो अख्तियार करेंगे तो उससे आपका ये महीना भी अच्छा गुजरेगा और आपकी सेहत जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि अब क्योंकि ऑलमोस्ट बस समझे कि रमज़ान आ ही गया, इस महीने में जो इबादत होती हैं, जैसे आपने तस्बीहात का जिक्र किया, जो बेहतरीन तस्बीहात हैं जो बताई गई हैं वो पढ़ ली जाए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए या आप हर टाइम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं? चल रहे फिर रहे हैं आप, मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे आ रहे जा रहे, तो उसमें फिर कौन सी आप तस्बीह जो है वो पढ़ सकते हैं?
एक तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अब देखें इसमें इस्तिग़फ़ार भी आ गया, हाँ। अल्लाह का जिक्र है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह वाला तज़किरा भी आ गया, अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह का जिक्र है वो भी आ गया, व अतूबु इलैह मैं तौबा करता हूँ तेरी तरफ तौबा भी आ गई। सही। ये 4-5 चीज़ें इसी के अंदर आ गई। सही। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 एक ही वर्ड पढ़ा तो भी इस्तिग़फ़ार हो गई। सही। इसकी तादाद को मुतय्यन ना करें। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 70 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अच्छा। एक रिवाज में मैं 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो नबी ने आपको क्लीन हैंड दे दिया कि भाई आप जितना चाहो इस्तिग़फ़ार करो। या हय्यु या क़य्यूम एक ऐसा विर्द है, अल्लाह ताला का एक ऐसा नाम है कि जब हम ये करते हैं ना, हई मतलब हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जी सही। हम एक आवाज़ सुनते हैं, हय्या अलस सलाह, आओ सलात की तरफ। अरबी में एक और वर्ड है ताल, आओ। बच्चे को बुलाया, ताल या हबीब, इधर आ मेरा बेटा। बुलाया बाप ने, नहीं आया, ताल। दोबारा बोला, आ नहीं आया। फिर जब सख्ती करता है ना बाप का, हय्या इफ्तिक इब्नुक, हय्या इब्नुक, ए मेरे बेटे इधर आ। हई का मतलब होता है ऑर्डर। हय्या अलस सलाह, आओ सलाह की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। क्यों नहीं आते हो? फिर कहते हो पता नहीं क्या खता हो गई, अल्लाह सुनता नहीं। अल्लाह कह रहे आओ मेरी तरफ फलाह और कामयाबी की तरफ, आ नहीं रहे हो। फिर कहते हो अल्लाह के ऊपर इल्जाम तराशी करते हो। तो ये जो महीना है इसमें या हय्यु या क़य्यूम, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला, कायम दायम, तो ये जिक्र भी कसरत से करे। अल्लाह कहता है मैं और मेरे फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और मैं और मेरे फरिश्तों तो नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सल्लू अलैहि, इन पर दुरूद भेजो, व सल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलामती भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने ये करके बता दिया, मैं करता हूँ, मेरे फरिश्ते करते हैं, तुम भी करो। इससे अच्छा वजीफा कोई नहीं है। दुरूद पढ़ते रहोगे तो बगैर मांगे वो भी दूंगा जो तुम्हारे दिल के अंदर होगा। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ये इस बात से मैं ये भी पूछती हूँ कि दुरूद इब्राहिम जो है, इसकी फजीलत, इसकी बरकतें, इसकी ज़रूर बताएं। क्या फजीलतें हैं, क्या बरकतें हैं? वैसे तो हम सबको ही पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और जितने भी लोग हैं सारे दुरूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ये भी दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुरूद हुजूर पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर दुरूद है। जो दुरूद इब्राहिमी है ना जी, ये बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल है। हम जाते हैं कहीं ना, प्रोटोकॉल चाहते हैं ना हर एक, यार मेरे आगे पीछे लोग हों। अल्लाह ने अपने नबी के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया इसमें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू रहमत भेज हमारे सरदार मोहम्मद पर। कैसी रहमत भेज? अल्लाह ने कहा, फिर अल्लाह आगे बढ़वा रहा है क्या, व अला आले मोहम्मद, मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर। कैसी? कमा सल्लैता अला इब्राहीम, ऐसी रहमत भेज जैसे तूने इब्राहिम पर भेजी थी। व अला आले इब्राहीम, जैसी उनकी आल पर भेजी थी। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद को ऐसी बरकत दे जैसी तूने इब्राहिम और उसकी आल को दी थी। तो ये दुरूद पाक प्रोटोकॉल फराहम कर रहा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को कि देखो उनके आगे पीछे का अल्लाह के महबूब नबी कौन से हैं। एक और बहुत प्यारे नबी है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बड़े प्यारे नबी जिन्होंने खाना काबा की तामीर फरमाई है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई थी, फिर तूफान नूह में ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद दोबारा इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। कहने का मतलब है कि दुरूद इब्राहिमी वो वाहिद दुरूद है जो प्रोटोकॉल्स के साथ है, जो नबी की शान को मजीद उजागर करता है कि देखो मैं अपने बुरगजीदा उलुल अज़म नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जैसी प्रोटोकॉल्स अपने नबी अलैहिस्सलाम को देना चाहता हूँ, उनसे भी बढ़कर देना चाहता हूँ। बस दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती शरियार जो है वो इस वक्त हमारे शो पर मौजूद थे, और आज जिस तरह की गुफ्तगू, यकीन करें ऐसी गुफ्तगू जो होती है ना, वो आपको वाकई जगा देती है। ये गुफ्तगू जो होती है ना, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल होती है कि बस रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। रमज़ान जो है उसकी आमद है, और डेफिनेटली अब जब अगले जुमे में हम आपसे मिलेंगे और अगले जुमे को हमारी मुलाकात होगी, तो डेफिनेटली रमज़ान का जुमा होगा और रहमतों और बरकतों का जुमा होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको साथ खैरियत के इस महीने में दाखिल करे, और हमारे लिए जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ रखे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
वेलकम बैक। तो भाई कुछ लोगों को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, कुछ लोग किसी भी चीज़ से नहीं डरते। वो कहते जी कुछ भी कर लें, मतलब ना उनको अपने टीचर से डर लगता है, ना उनको अपने पेरेंट्स से डर लगता है, ना उनको ऑफिस में डर लगता है। मतलब वो एकदम अपने आप में ऐसी पर्सनैलिटी बनते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि भाई हम तो निडर हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, हम तो हर बात मुंह पे कह सकते हैं, हम तो हर किसी को ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड या फिर बोल्डनेस की हद तक समझ लेते हैं कि चले बोल्ड होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ से नहीं डर रहा तो फिर प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उसका कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है उसको किसी चीज़ की अहमियत ही नहीं पता। जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं, जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का आपसे इंटरेक्शन नहीं है, डेफिनेटली आप उसकी इंपॉर्टेंस से भी बेखबर हैं। आपको पता ही नहीं है कि वालिदैन की फिर क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता ही नहीं है कि टीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता ही नहीं है कि फिर ऑफिस के SOPs जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं है एक दूसरे के साथ कुलीग्स जो है वो किस तरह रहते हैं। आपको तो किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता, आपको तो किसी की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो ये क्या है? क्या ये वाकई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या ऐसे लोग वाकई बड़े बेबाक, बड़े बेखौफ टाइप के लोग होते हैं? इस पर बात करने के लिए साइकोलॉजिस्ट शोएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए कि अभी ये जो मैंने पूरा एक इसका बैकग्राउंड बताया कि कुछ लोगों को नहीं डर लगता, तो ये क्या सिचुएशन होती है? ये वाकई बड़े कोई कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, कहते हैं कुछ भी हो हम नहीं केयर करते, हमें परवाह कोई नहीं? आपने अपनी गुफ्तगू में आगाज़ में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, निडर। हाँ, तो ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर करें हम सब कि जब निडर का लफ्ज़ आता है तो हमारे अंदर एक किस किस्म का तासुर, एक वाइब्स आती हैं। तो किसी हद तक निडर के साथ कुछ ना कुछ मस्बत वाइब्स आ जाती हैं। लेकिन जब कभी हम ये कहें कि मैं पावरफुल हूँ, मेरी बात सुनो, तो थोड़ा सा उसके अंदर निगेटिव वाइब्स आती हैं जी। तो इसी तरह हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेखौफी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले हमें खौफ को जानने की ज़रूरत है कि खौफ इट्सेल्फ क्या है जी। तो अगर हम खौफ को भी देखें तो खौफ को भी हम दो तरह से अंडरस्टैंड करते हैं लोग जी। एक वो खौफ होता है जो कि रियल होता है, रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक खौफ का मतलब है लॉजिकल खौफ, जैसे कि मेरे सामने एक शेर आ जाए हाँ। और अचानक मेरे सामने सांप आ जाता है, जी। या मेरे सामने अचानक एक बहुत खूंखार कुत्ता आ जाता है, हाँ। तो एक तरह से एक लॉजिकल खौफ है, रियल खौफ है ये, जिसको हम रियल खौफ होंगे। दुनिया में तकरीबन 99% इस सिचुएशन में डरेंगे जी। और परेशान होंगे। सही। लेकिन अगर इसी को अपोजिट कर लें, टीचर आने वाली है, अब्बू आने वाले हैं, कुछ हो ना जाए, तो ये कुछ हो जाने वाली और फिक्रमंदी वाला जो खौफ, उसको हम कहते हैं गैर मंतकी खौफ। अच्छा। तो एक तो हमें ये समझना चाहिए कुछ खौफ रियल होता है, कुछ खौफ अनरियल होता है। सही। तो जैसे भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था निडर का, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो लफ्ज़ है बेखौफी, तो ये वाकई बिल्कुल एक ऐसा है, वो लोग जो समाज के अखलाकियात को, समाज की वैल्यूज़ को और दीगर चीज़ों को जब वो अंडरस्टैंड नहीं करते और वो समझते हैं कि जो भी कुछ है वो खुद हैं और वो जो फ़ैसला कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेखौफ है वो एक तरह से दिमाग का खलल है। सही। अच्छा, तो फिर ये कंडीशन क्या हुई? मतलब दिमाग का खलल, चले ठीक है, आपने ये कह दिया कि ऐसे लोग जो इस तरह से किसी भी चीज़ में नहीं डर रहे हैं, निडर हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को जाके बताना चाहिए कि भाई ये आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप किसी भी चीज़ की केयर नहीं करते, डरते नहीं है, परवाह कोई नहीं है आपको, कुछ भी हो, आपका काम हो, आपका घर हो, तो ये तो बड़ा नुकसानदेह है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह के जो लोग हैं वो ना सिर्फ अपने लिए, हाँ। वो समाज के लिए, वो माशरे के लिए, वो अपने घर के लिए, वो अपने स्कूल के लिए, अपने ऑफिस के लिए, सब जगह नुकसान देंगे। तो इसका कोई ना कोई साइकोलॉजिकल हेल्प होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल तौर पर जो लोग फॉलो करते हैं रूल्स, साइकोलॉजिकली जो लोग अपने काम के लिए बड़े कंसर्न होते हैं, साइकोलॉजिकली जो लोग अपने काम के हवाले से फोकस कर रहे होते हैं, चाहे वो खातून घर में बैठ के खाना भी पका रही हैं, बिल्कुल ठीक है, और उन्हें पता है कि भाई मैंने तो रोज का काम है मेरा, रोज मैंने एक डिश बनानी है, अब रोज की डिश के लिए मैं क्या सोचूं या क्या उसके ऊपर, क्या उसके अंदर क्रिएटिविटी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई खातून उसमें क्रिएटिविटी दिखा रही हैं और उसी दाल को वो हर रोज़ के बजाय हर आने वाले दिन के साथ उसमें कुछ बेहतरी करना चाहती हैं कि यार ठीक है, मैं तो दाल रोज़ बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड कर देती हूँ, कुछ और इसको मज़े का बना लेती हूँ, वो लोग ऑब्वियसली करना चाहते हैं कि भाई हम कुछ क्रिएटिव कर लें। लेकिन एक खातून है पैरेलल,
जो कि एक ऐसी डिश बना रही है जो रोज़ बनाती है और वो कहती है भाई क्या है, रोज़ाना एक जैसी दाल तो बनानी है, बस ख़त्म करें कहानी, मतलब बना के रख दें। ये दोनों एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, दोनों को डिफ़र करता है। कौन सा वाला जो एक इफ़ेक्ट है दिमाग का वो आपको लगता है ये नॉर्मल तरफ है और ये जो है यार ये तो एक्सट्रीम की तरफ है, ज़रा ये बताइएगा। देखिए क्रिएटिविटी इससे जो है हमें ये पता लग जाएगा कि जो लोग डरते हैं या नहीं डरते उनकी आपस में क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए एक बात तो ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी इंसान का डर होता है, खौफ होता है, जो उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है इटसेल्फ और माशरे को भी नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं उसने बचपन में सीख लिया है। सही। बचपन से मुराद ये है कि जिस माशरे में वो रहता है, जिस स्कूल में वो जाता है, जिस मदरसे में वो जाता है, जिस वालिदैन के साथ रहता है, जिस वो अजीज़ और क़रीब के साथ रहता है, जिस वो अपने पीयर ग्रुप के साथ रहता है, वो वहाँ से चीज़ें सीख रहा है। तो इसमें होता क्या है, बचपन से गैर इरादी तौर पे कोई ना कोई शख्स वो डर सीख लेता है। यानी मैं यूँ कहूँ कि बचपन से एक बच्चे कोशिश कर रहा है कुछ करने की और उसके इर्द गिर्द के माहौल में उसके वालिदैन हो गए, टीचर, नहीं तुम ये मत करना, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम ये नहीं करना, तुम गिर जाओगे, तुम ये करोगे, ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, उसके अंदर एक खौफ पैदा कर दिया कि तुम कर ही नहीं सकते। दूसरा वो बच्चा है जिसको क्रिएटिविटी की आपने कलाम दिया, एक खातून है जो कोशिश कर रही है कुछ बेहतर करने की, तो उसको बचपन में एक एप्रिसिएशन मिली, हौसला अफजाई मिली, उसको इज्जत मिली, उसको रिस्पेक्ट मिली। सही। उसने वो चीज़ सीख ली कि अगर मैं ये करूंगी तो माशरे में और सोसाइटी में मुझे एक एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो अगर एक्सेप्टेंस मिल रही है और पॉजिटिव एक्सेप्टेंस मिल रही है तो वो उस कहा जाएगा कि वो हेल्दी खातून है, और वो जो डर के काम कर रही है बेसिकली वो अनहेल्दी खातून है। तो बेसिकली क्या है, वो जो फिक्रमंद जो जरूरत से ज्यादा शख्स होता है, जिसकी प्रेजेंस भी मौजूद नहीं है अभी चीजों की, एक्शन भी मौजूद नहीं है, लोग भी नहीं मौजूद, उसके बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर आप उसके बारे में भी सोच रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप क्रिएटिव हैं या अगर इन जनरल जैसे आपने बात की ना कि अब हम खौफ को ही ले लेते हैं। अब कुछ लोग हैं अगर खौफ को हम रिलेट कर लें रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो ये कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि खौफ अगर आपके अंदर है, खौफ खुदा है, खौफ कहना चाहिए कि इंसान है कि भाई ठीक है कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में, या देखिए कितना बुरा असर पड़ेगा, ये भी तो एक होता है ना कि आप अपनी एथिक्स से भी सीख रहे होते हैं, अपनी सराउंडिंग्स का भी आपको खौफ होता है, और उसमें ये नहीं होता कि आप किसी से कम है या आप किसी से ज़्यादा हैं, या आपको अपने परसेप्शन का ख्याल है, अच्छा जी देखें मैं अगर ऐसे करूँगी तो यार दूसरा बंदा क्या सोचेगा, या अगला बंदा, ठीक है हमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपनी बाउंड्री तो सेट करें कि आपकी पर्सनैलिटी का क्या मयार है, मतलब आपका खुद का क्या मयार है, ये तो बाउंड्रीज हमें सेट करनी पड़ती है ना। तो इसमें मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि ये दोनों जो पैरेलल चलते हैं ना, कि एक बंदा खौफ में मुब्तला है जिसको ये खौफ है कि भाई मुझे फ़लाँ क्या कहेगा, या ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, या अगर मैंने जो है वो आज पिंक कलर की ड्रेस पहनी है तो इसके ऊपर मैं जो है वो कोई ऐसी चीज़ ना पहन लूँ जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दें, और एक ऐसा शख्स है जो कहता है मैं कुछ भी पहन के बैठ जाऊँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी से थोड़ी डरता हूँ, जिसने मुझे कुछ कहना है कर ले। ये दोनों मेंटालिटी, इसमें नॉर्मल वाली कौन सी है और एबनॉर्मल वाली मेंटालिटी कौन सी है? देखिए मैडम, इसके अंदर सबसे जो अच्छी बात अब आ गई वो आ गई है इंटेग्रिटी की, जिसको उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सालमियत। सही। जो चीज़ सही है वो हमेशा ज़िंदगी में सही कहलाएगी, और जो चीज़ गलत है वो ज़िंदगी में हमेशा गलत ही कहलाएगी। सही। एक शख्स कहता है यार मैं बहुत निडर हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मुझे कोई खौफ ही नहीं है, मैं तो सिग्नल तोड़ के निकल जाता हूँ। सही बात है। तो क्या वो काम गलत सही कर रहा है? वो सही नहीं कर रहा, वो इंटेग्रिटी को ब्रेक कर रहा है, सही, दुनिया की सालमियत को ब्रेक कर रहा है, सोशल एथिक्स को ब्रेक कर रहा है ना, सोशल नॉर्म्स को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मकसद है कि वो खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। सही। लेकिन इसी की जगह वो शख्स है, हाँ यार मैं सिग्नल तोड़ तो रहा हूँ लेकिन कर मैं गलत रहा हूँ, एहसास बेदारी, एहसास जिम्मेदारी के शऊर होना, हाँ बिल्कुल शऊर होना कि ये शऊर है कि हाँ मैं ये मतलब आई हैव डन दिस बट इट वाज रॉन्ग, ये गलत हो गया है काम मुझसे, या ये मैंने काम गलत कर दिया, मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो ये जो चीजें होती है ना कि अपनी ही गलतियों से सीखना और दूसरों की गलतियों पर कम नजर रखना, ये आपको आगे लेके, ये वो वाली चीज़ होती है जो आपको आगे लेके जाती है। इंडिविजुअली आप इसमें बहुत सफ़र करते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप कोई काम क्रिएशन से कर रहे हैं तो आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है, आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके रास्ते में रुकावट होते हैं, या आपके रास्ते में वो इस तरह से खड़े होते हैं कि वो लिटरली आपका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, ये जो मजाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैडम, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, हमें ये समझना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि हम ना दूसरों के एहसास को कंट्रोल कर सकते हैं, ना दूसरों की गुफ्तगू को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं।
और वो हमारे मुतालिक क्या प्लानिंग कर रहे हैं हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जितना कंट्रोल अल्लाह ताला ने हम सबको दिया है वो इंसान पे सेल्फ पे दिया है। सेल्फ पे दिया, तो सही। इंसान को कोशिश करनी चाहिए सेल्फ पे अपनी इंटेग्रिटी को अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। इंटेग्रिटी पॉजिटिव होगी तो ज़िंदगी में आपको हमेशा कामयाबियाँ मिलेंगी। सही। हम तमाम लोगों को, इंसान को, एक हमें लॉजिकल ब्रेन दिया गया है, राइट, और एक हमें दिया हुआ है इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन। तो लॉजिकल ब्रेन हमें हमेशा एथिक्स सिखाता है, हाँ। सोसाइटी के नॉर्म सिखाता है, हाँ। रिलीजियस नॉर्म सिखाता है, उसकी जो फाइन लाइन है वो सिखाता है। लेकिन जब इमोशनल ब्रेन आप पर हावी हो जाता है तो वहाँ पे जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बेखौफी, बेखौफी, वहाँ सही। से बेसिकली बेखौफी का आगाज शुरू हो जाता है। सही। और फिर ऐसा शख्स अपने आप को बहुत बहादुर समझने लगता है। हाँ। तो बहादुर की जगह हम लफ्ज़ को हटा देते हैं, यहाँ पे कहते हैं ग्रैंडियोसिटी, अच्छा, और वहाँ में बढ़तरी। सही। यानी हर जगह वो समझता है कि यार मुझसे कोई बेहतर है ही नहीं, हाँ। कर लेते हैं, या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हाँ। क्या ज्यादा ज्यादा किसी ये से जो नुकसान प्रॉब्लम है ना कि हम जो कुछ भी करें होगा क्या, हम जो कुछ भी करें किसी ने क्या कर लेना है मैक्सिमम हमारा। यकीन करें ये आप किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। Definitely ऐसे ही इसकी है। रीजन ये है कि एक तो आप किसी और को पेन में लाकर या किसी और के किसी भी चीज से जो है वो प्ले करके आप अपना नुकसान इसलिए कर रहे हैं कि उससे आपको कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड ये कि ये आपकी नेचर डेवलप हो जाएगी और आप फिर हर जगह, ये सिर्फ आप ये नहीं है कि आप लोगों को तंग करते कहीं बाहर, फिर आप अपने घर में भी यही रवैये रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो बंदा जैसा होता है ना, जो बंदा अगर कहते हैं ना कि अगर आप बाहर काम पर हैं, आप वहाँ जैसे हैं आप घर पर भी वैसे ही हैं। बिल्कुल आपकी ऐसे ही। एथिक्स, आपका कैरेक्टर सेम होता है, आप चेंज नहीं होते। अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों को तंग करके या किसी का भी मजाक उड़ा के या किसी के साथ भी जो है वो आप किसी तरह भी प्ले करके जो है वो आपने बड़ा कोई तीर मार लिया, यकीन करें यही आप इम्प्लीमेंट करेंगे शाम को घर पे जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। यही मैनिपुलेशन, आपका जो दिमाग है वो मेंटेन हो गया है लोगों के साथ मैनिपुलेशन कर करके, लोगों को तंग कर करके, लोगों को जवाब दे दे के और इस बेखौफी में रह के कि जी क्या हो जाएगा। आप इतने ज़्यादा इसके अंदर मर्ज हो गए कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब आप अपनी फैमिली में भी यही रिएक्शन देते हैं और इसी वजह से फैमिली आपकी कहती है पता नहीं इसको क्या हो गया, पता हमें नहीं यहाँ पे व्हाई आपको ही इज डूइंग लाइक दैट, पता नहीं व्हाई शी इज डूइंग लाइक दैट। क्योंकि यही आपका रवैया अपने घर पर भी होता है। ये नहीं होता कि आप ये सोच के जाते हैं कि तो ऑफिस है, ये तो मेरा प्ले ग्राउंड है, ये तो मेरा कॉलेज है। नहीं, यू कैन नॉट चेंज योर मेंटेलिटी। वो आप शाम तक, रात तक, दोस्तों के साथ, सब जगह ये अप्लाई करते हैं और आपकी इस बुरी मेंटेलिटी की वजह से आपके अपने खुद के घर वाले भी सफ़र करते हैं। जो आपने बात की हाँ। कि एक इंसान की शख्सियत डेवलप हो जाती जी। है, जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलप हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और पर्सनालिटी डेवलप होने में मैंने वही बात की कि बचपन में जब हम अपना वक्त गुजारते हैं, जी। जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हाँ। एक्शन ले रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे वालिदैन, हमारे टीचर्स, हमारे समाज के लोग हमारे रवैयों को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। सही कभी वो पॉजिटिव रीइंफोर्स करते हैं और कभी वो नेगेटिव रीइंफोर्स करते हैं। करते हैं। हाँ। वो लोग जो आमतौर पे निगेटिव एनवायरनमेंट में रहने के आदी हो जाते हैं, हाँ। तो बेसिकली उनकी पर्सनालिटी जो है वो नेगेटिवली नेगेटिव रह जाती है। मतलब एक खातून है ऑफिस में काम नहीं करना चाह रही तो वो घर पे जाके भी बर्तन नहीं धोएंगी, ट्रस्ट मी। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो घर पर भी कोई ना कोई ऐसे ही बहाना करेंगी जो बहाना वो ऑफिस में करती हैं। अगर एक क्रिकेटर है वो कहीं और नहीं खेल पा रहा तो वो मेन ग्राउंड में भी वही बहाने करेगा जो वो प्रैक्टिस सेशन में करता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी थ्रू आउट चेंज हो जाए या आप चाहते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव पड़े, तो उसका हल ये है कि आप थ्रू आउट जैसे अपने घर में होते हैं वैसे अपने ऑफिस में रहें, और जैसे अपने ऑफिस में होते हैं, प्लेग्राउंड्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, एग्जीबिशंस में होते हैं, कहीं भी होते हैं, आप वैसे ही रहें। क्योंकि यू कैन नॉट प्ले टू टाइप ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये आप दो साइड आप प्ले ही नहीं कर सकते, वरना खुद आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कि यार अच्छा मुझे अलग अलग बिहेव करना है, घर में अलग बिहेव करना है और बाहर अलग बिहेव करना है। बहुत शुक्रिया शुएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज जो है वो हमने इस अहम इशू के ऊपर गुफ्तगू की कि भाई जो लोग बेखौफ होते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या ये वाकई मेंटल डिसऑर्डर है? यस इट इज़, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपने बैलेंस चलना है और बैलेंस रहना है। आज के शो से फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।